मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, इतना बार मैनिफेस्टेशन लोगों ने सुना है। कुछ ही लोगों के लिए वो काम कर रही है, कुछ के लिए काम नहीं कर रही। मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई वर्ड सुनता है दो हिस्से में लोग बट जाते हैं। एक तो है जो लोग मानते हैं कि हाँ ये तो काम करता है, एक बोलते हैं कि तो कुछ भी नहीं है, फर्जी है। हमने अक्सर ये सुना है, जैसा सोचोगे वैसा होगा। मैं कहता हूँ थैंक गॉड तुम जैसा जैसा सोचते हो वैसा वैसा नहीं होता, क्योंकि तुम क्या क्या सोचते हो ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तुम सिर्फ पॉजिटिव नहीं सोचते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर चाहते हैं कि आपके लिए काम करे तो सिर्फ विजुलाइज मत करिए, विचार के साथ इमोशंस का एडिशन करना पड़ेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए। कैसे किया जाए? तो जब आप ये कहते हैं, मजाक मजाक में कहते हैं, आप कहते हैं अरे पैसा क्या है, हाथ का मैल है। पैसा कोई पेड़ पे थोड़ी उगता है, जितनी चादरें पैर उतने फैलाने चाहिए। कहते हैं ना, वक्त का कुछ नहीं पता, जुबान पे सरस्वती कब बैठ जाए, तथास्तु कब बोल दे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इसके ऊपर हमने बहुत बातें करी है, बहुत लोगों ने इसको एक बज़वर्ड बना दिया है। आपको अगर अपनी रियलिटीज़ को बदलना है तो आपको अपनी आइडेंटिटी को बदलना पड़ेगा। तो एक लाइन देता हूँ, बहुत शानदार सी लाइन है। अगर 100 करोड़ कमाना है, 1000 करोड़ कमाना है, 10,000 करोड़ कमाना है, तो एक लाइन बस याद रखिए। 89 से ज़्यादा % लोगों ने हमारे जो पॉडकास्ट देखा है उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से ही आते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको अपनी एक गुड लाइफ चाहिए, अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो हमारा पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट। काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे पॉडकास्ट करने का, फाइनली हमने हो ही गया। आप आ ही गए। बहुत टाइम से आप आ रहे नहीं थे। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इसके ऊपर हमने बहुत बातें करी है, बहुत लोगों ने इसको एक बज़वर्ड बना दिया है। मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई वर्ड सुनता है दो हिस्से में लोग बट जाते हैं। एक तो है जो लोग मानते हैं कि हाँ ये तो काम करता है, एक बोलते हैं कि तो कुछ भी नहीं है, फर्जी है। तो इन दोनों लोगों को आप एक क्या बोलना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। हो सकता है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम ना किया हो। क्यों ना किया हो उसके पीछे भी रीज़न है। तो रेदर उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करने की बजाय आप इस चीज़ को समझिए कि ये चीज़ मेरे लिए काम क्यों नहीं करी। मार्केट में सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि हम सब लोग सब सॉल्यूशन अप्लाई करने में लगे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक दवाई एक व्यक्ति पे काम करती है, एक दवाई एक व्यक्ति पे काम नहीं करती है। अगर आपको बुखार है तो ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सल दवाई है सब पे ही वो काम कर जाएगी। आपकी प्रॉब्लम की दवाई अलग हो सकती है, आपकी डिजीज़ की दवाई अलग हो सकती है आपकी बॉडी के टाइप से। वैसे ही NLP के अकॉर्डिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के माध्यम से वहाँ पर हम एक पर्सनालिटी टेस्ट करवाते हैं, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। हर व्यक्ति अलग अलग पर्सनालिटी को होल्ड करता है। तो आप अगर बिना अपना पर्सनालिटी का एनालाइज किए बिना आप सिर्फ टेक्निक के माध्यम से अपने गोल को, अपने टारगेट को, अपने चीज़ों को अचीव करने का वे ढूंढेंगे तो वो आपके ऊपर काम ही नहीं करेगा। देर आर एम्पल अमाउंट ऑफ टेक्निक्स या मॉडलिटीज़ जो मैं बोलूँगा, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, इतना बार मैनिफेस्टेशन लोगों ने सुना है और इतनी वीडियोस देखी हैं, और कुछ ही लोगों के लिए वो काम कर रही है, कुछ के लिए काम नहीं कर रही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ के लिए काम कर रहा है, कुछ के लिए काम नहीं कर रहा। अफर्मेशन कुछ पर काम कर रही है, कुछ पर काम नहीं कर रही। साउंड हीलिंग कुछ पर काम कर रही है, कुछ पर काम नहीं कर रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोगों पर काम कर रहा है, कुछ लोगों पर काम नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि आपका पर्सनैलिटी टाइप कैसा है। देखिए दोस्तों, पहले ये समझिए कि हमारा ये जो खूबसूरत सा ब्रेन है, ये एनवायरनमेंट से 10 मिलियन बिट पर सेकेंड डाटा ले रहा है। और ये डेटा आपके दिमाग को कैसे ये पता चलता है कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये लाइट जल रही है, ये दिमाग को कैसे पता चल रहा है कि जल रही है? लाइट आई, रेटिना में गई, रेटिना से ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आपके अंदर गई ब्रेन पे, और उसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से डाटा को प्रोसेस किया। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। तो हमारा जो ब्रेन है ये 5 सेंसेस के माध्यम से डाटा को लेता है, और कोई तरीका ही नहीं है। 5 ही इंद्रियां हैं, इसके अलावा तो कोई इंद्रिय ही नहीं है। तो
आपका दिमाग इन 5 इंद्रियों से जो डाटा ले रहा है ये इक्वली नहीं लेता। किसी का विजुअल से बहुत अच्छा डाटा लेता है, किसी का देखने का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, टेस्ट। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कलर कौन सा होना चाहिए, कपड़े का कॉम्बिनेशन क्या होना है समझ में नहीं आता। आप देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बता देंगे यार ये थंबनेल ना बढ़िया नहीं लग रहा, देख इसमें ऐसा कर इसमें ऐसा कर, आपको समझ में नहीं आएगी वो चीज़। कुछ लोगों का साउंड की बहुत अच्छी पकड़ होती है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी पकड़ होती है कि ज़रा सी सेंसेशन आवाज़ की ज़रा सी आवाज़ भी उनको डिस्टर्ब कर सकती है। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ उनको इरिटेट कर सकती है। खाना खाने की जो चबाने की आवाज़ होती है कई बार वो इरिटेट करती है। आप बोलते कैसे खाता है यार, ढंग से नहीं खा सकता। पैर चलते हैं तो कई बार स्लीपर्स की आवाज़ उनको इरिटेट होती है, यार कैसे चल रहा है, इतनी आवाज़ हो रही है। तो वो इरिटेट हो रहे हैं, आप क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनका जो डाटा कलेक्शन है वो आवाज़ बहुत ज़्यादा है, वो आवाज़ का डाटा ब्रेन उनका ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है, राइट। एक हो गया हमारा फीलिंग, इमोशंस, वाइब्स। क्या आपने कई बार ऐसा देखा है कि कई बार लड़की बहुत सुंदर होती है कपल में और लड़का बिलो एवरेज होता है और आप देखकर कहते हैं यार इस लड़की ने इस लड़के में क्या देख लिया जो ये मुझ में नहीं देख पाई। तो उस लड़की ने उस लड़के के अंदर इमोशन देखे, प्यार देखे जो आप नहीं देख पाए। कहने का मतलब क्या है, उसके लिए उसका दिखावा मैटर नहीं करता। जब हम कार खरीदने जाते हैं तो कुछ लोग कार में पता है क्या देखते हैं, कार में देखते हैं कि दिख कैसी रही है बस, और कुछ लेना देना नहीं है उनको। इंजन कैसा है, पावर कैसी है, माइलेज कैसा है, दिखनी बढ़िया चाहिए। कुछ जाएंगे वो कहेंगे आवाज़ बढ़िया होनी चाहिए। तो जितने भी बुलेट लवर्स हैं, मे भी बुलेट में बैठने में उतना कंफर्ट ना है जितना कंफर्ट शायद स्कूटी को चलाने में है, लेकिन बुलेट की जो आवाज़ है धक 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 धक, वो उनको फील देती है, राइट। कुछ लोगों को बैठकर फीलिंग आनी चाहिए। तो गलती क्या हो रही है, गलती ये हो रही है कि आप हर टेक्निक अपने ऊपर लगाने में लगे हो। पहले तो आज ये समझा देता हूँ, आज ये क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज़ अफर्मेशन, व्हाट इज़ साउंड हीलिंग। ये नाम तो सुन रहे हैं इतने सारे, लेकिन एक्चुअली में पता ही नहीं है कि ये हैं क्या चीज़ें। These are just the language or the medium or the modalities to implant your goal in your subconscious mind। ये सिर्फ एक माध्यम है। मोडालिटीज को आप कैसे डिफाइन करोगे? कई बार मोडालिटीज लोग समझना में भी जो है मोडालिटी को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, मैं दिल्ली से मुंबई आया तो दिल्ली से मुंबई आने के मल्टीपल वेज हैं। मैं ट्रेन से भी आ सकता हूँ, बस से भी आ सकता हूँ, बाय रोड कार से भी आ सकता हूँ, मैं फ्लाइट से भी आ सकता हूँ। तो ऑल दीज ट्रांसपोर्ट ऑफ मोड इज दी मोडालिटीज। मतलब मेरा मेन उद्देश्य मुंबई आना है और उस उद्देश्य में जल्द से जल्द आना है, तो मैंने फ्लाइट को चुना। लेकिन अगर मेरे लिए जल्द से जल्द आना नहीं है या मेरे पास और कोई कारण है, सामान ज़्यादा है, मैं तो शायद हो सकता है मैं परमानेंटली आ रहा हूँ तो गाड़ी से आऊँ। लेकिन अल्टीमेट गोल सिर्फ एक ही है, मुंबई आना और जल्दी आना। तो मॉडलिटी मतलब जरिया। तो मैनिफेस्टेशन एक जरिया है, अफर्मेशन एक जरिया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जरिया है। तो व्हेन यू आर इम्प्लांटिंग योर गोल इन योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू द फीलिंग्स, the only feeling is associated, then it is manifestation, feelings, vibes, emotions. When you are implanting your goal through the visualizations, देख कर गोल चार्ट बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, तो that is the law of attraction. When you are doing the sound healing, तो sound healing में आवाज़ है और इमोशंस हैं, मिल गए, कंबाइन हो गए। अफर्मेशन में क्या है, अफर्मेशन में सिर्फ ऑडियो है, तो कहते नहीं है बार बार जपते रहो जपते रहो जपते रहो, तो आवाज़ के माध्यम से। तो पहले ये तो डिसाइड करिए आपकी पर्सनैलिटी क्या है, तभी आपके लिए कोई टेक्निक काम करेगी, वरना आपके लिए वो टेक्निक काम ही नहीं करेगी। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनएलपी, इन दोनों को आप कैसे डिफाइन करोगे? मतलब ये दोनों एक दूसरे का पार्ट है? एनएलपी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है आपके हिसाब से? एनएलपी का एक छोटा सा पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, आई थिंक एनएलपी मैंने भी जितना पढ़ा मुझे लगता है सभी एनएलपी में आते हैं। हाँ। क्योंकि वो बेसिकली आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है ना, आप कैसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कैसे हम उसको स्टोर कर रहे हैं, या फिर हम कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना फ्यूचर, ये सारी चीज़ें, तो सभी चीज़ें आ जाएगी फिर तो एनएलपी में। सब चीज़ आ जाएगी। अच्छा, एनएलपी कई बार है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे भी आता है मेरी कम्युनिटी में। पहली बार जब मैं इसका वर्ड का यूज़ ही करता हूँ एनएलपी, तो लोग सबसे पहले कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्या है एनएलपी। तो एकदम सरल भाषा में, अगर एक 7 साल का बच्चा भी देख रहा है
अगर आप उसको समझाना होगा एनएलपी क्या है, तो आप उसको कैसे समझाओगे कुछ लाइन में? बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं समझाऊंगा, तो जब भी आप अपने जीवन में कोई भी नई चीज़ को खरीदते हैं, इवन व्हेन यू इंस्टॉल द न्यू एप्लीकेशन इन योर फोन, तो उस एप्लीकेशन को चलाने का एक डेमो ट्यूटोरियल होता है उसके अंदर। आप कोई लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, माइक्रोवेव खरीदते हैं, या इवन कोई भी प्रोडक्ट आपके घर के अंदर आता है, तो हर प्रोडक्ट के साथ में एक मैनुअल आता है। वो गाइडेड मैनुअल होता है कि आपको उसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन प्रॉब्लम एक हो गई है, दिक्कत ये हो गई ज़ीशान भाई, कि ईश्वर ने भेजे में भेजा तो भेजा, लेकिन इस भेजे को चलाने का कोई मैनुअल नहीं भेजा। अब ये भेजा हो गया है फ्राई। तो ब्रेन की एक मैनुअल है, ब्रेन की एक प्रोग्रामिंग है, ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है डाटा को प्रोसेस करने का, आउटपुट जनरेट करने का, और आप उसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग से अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। उन प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने का जो मैनुअल है, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, इससे काफ़ी क्लियरली समझ में आ गया। बेसिकली आप बोल सकते हो माइंड का मैनुअल है ना, आपका माइंड का मैनुअल है। आप अपने माइंड को समझ सकते हो, उसमें लैंग्वेज भी आती है, मतलब आप उससे बात भी कर सकते हो, उससे भाषा में। जैसे कई बार चाइनीज़ में अगर हम बात कर रहे हैं, सामने वाला हिंदी में बात करता है तो वो नहीं समझेगा, या वाइस वर्सा। मैं हिंदी में हूँ, चाइनीज़ बंदा नहीं समझेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनएलपी यही एक तरीका है, एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने माइंड से बात कर सकते हो, ताकि उसको समझ में आए आपको क्या चाहिए और आप उसको यूज़ कर सको जैसे आगे बढ़ना है। हाँ, तो जब हम माइंड से बात करने की बात कर रहे हैं, तो एक तो हो गया खुद से कैसे बात करनी हो गई, ठीक है, एक हो गया दूसरे से कैसी बात करनी है, और एक हो गया यूनिवर्स से कैसे बात करनी है। ओके, तो 3 एंगल। हाँ, 3 एंगल हो गए। तो खुद से भी बात करना, वो सेल्फ एनालिसिस आ जा गया उसमें, सेल्फ टॉक आ गया, फिर दूसरों से मतलब बहुत कम्युनिकेशन भी आ गया उसमें दूसरों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कौन सा? सेल्फ खुद वाला। से। आप हैरान होंगे ये जानकर, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में, इंडिया में, मौत का सबसे टॉप कारण क्या है, डेथ का, व्हाट इज द हाईएस्ट रीजन ऑफ डेथ इन आवर कंट्री? हार्ट अटैक, रोड एक्सीडेंट, डायबिटीज, क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा मौत पिछले 20 साल में किस चीज़ से हुई है हमारे? कार्डियोवैस्कुलर से भी, हार्ट से रिलेटेड। आप जान के हैरान हो जाएंगे, सुसाइड इज द हाईएस्ट टॉप मोस्ट रीजन ऑफ द डेथ इन आवर कंट्री। सुसाइड। सुसाइड सेकंड पर आता है, रोड एक्सीडेंट। पिछले 20 साल का ये लगातार का डेटा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कितना चिंताजनक ये विषय है, लेकिन इस पर कभी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। और ज़्यादातर सुसाइड का जो आप कॉज उठाकर देखेंगे, उसमें एक ही निकल कर आएगा कि उस व्यक्ति की खुद से की हुई जो बात है वो गलत होगी। एग्जाम्पल? आप शूज़ पहनते हैं, अगर आपके जूते में एक छोटा सा कंकड़ आ जाए, सॉक्स नहीं पहन रखा हुआ, तो क्या होगा आपका? तकलीफ देगा, चलने मन नहीं तकलीफ करेगा, देगा। बहुत छोटा सा है, इतना सा है, लगेगा, फिर लगेगा, चुभेगा। आप क्या करेंगे? निकाल देंगे, निकाल देंगे। वही कंकड़ अगर जूते के बाहर हो तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ेगा। छोटा सा कंकड़ बाहर है तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, अंदर है तो इफेक्ट करेगा, तो चल भी नहीं पा रहे। ऐसी होती है आपकी खुद के दिमाग के अंदर की बातें। बाहर है तो ठीक है, लेकिन एक दिन अगर दिमाग के अंदर आ गई तो वो आपको ले डूबेगी। तो कई बार हमारी खुद से की हुई बात नेगेटिव होने लगती है, सेल्फ वर्थ पर क्वेश्चन आने लगता है, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मेरे पापा की तो ये उम्मीदें थी मुझसे, मेरी माँ की तो ये उम्मीदें थी मुझसे, मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ, मैं एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ, मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मेरे पापा ने सोचा था मैं टॉप करूँगा, मैं तो टॉप नहीं कर पाया, मैं तो एक फेलियर हूँ, मैं तो समाज में फिट होने के लायक नहीं हूँ, या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चले गई, अब तो मुझे कोई और नहीं मिलेगी, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो नस काट लूँगा, और मेरा तो जीने के लायक नहीं हूँ, मैं तो पैदा ही उससे शादी करने के लिए हुआ था, वो नहीं मिलेगी तो और कौन मिलेगा। ऐसी ऐसी बातें, खुद की बनाई हुई बातें खुद के दिमाग के अंदर ऐसे चलने लगती हैं कि आप अपनी खुद की सेल्फ वर्थ को गिराकर आप इस मुकाम तक पहुंच जाते हो कि आप एक दिन अपनी जिंदगी को भी खत्म कर लेते हो। तो ये बहुत सीरियस टॉपिक है। कई बार जो व्यक्ति आपको मुस्कुराता हुआ दिख रहा है ना, वो मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द है वो किसी को नहीं पता।
कई बार ये लोग समझ नहीं पाते हैं। एंड ये सेल्फ, आई थिंक आपने जो बोला ना सर, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने खुद ने रियलाइज़ किया कि इनफैक्ट मैं ये बोलता भी हूँ कि दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, हमें लगता है कि कोई पॉलिटिशियन है, कोई सेलिब्रिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट आप हो, लेकिन इस सबसे इम्पोर्टेंट इंसान के साथ ही हम कभी बैठ के बात नहीं करते। बाकी अगर कोई सेलिब्रिटी आ जाएगा, हम सारे काम छोड़ छाड़ के उसके साथ बैठ जाएंगे, उसको पूरा अपना दिन दे देंगे, लेकिन अपने लिए हम कितना वक्त निकालते हैं? अपने आप से कब जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम सब इतने फोमो में फंसे हुए, हम सब इतना दूसरों को कॉपी करने में फंसे हुए, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, इतना देख रहे क्या शाइन हो रहा है कि ये नहीं समझ रहे कि यार कि वो शाइन कर रहे हैं तो पसंद आ रहा है, या सच में मुझे पसंद है इसलिए मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। और ये सब रियलाइजेशन भी जब आप अकेले में बैठते हो, राइट, साइलेंस में बैठते हो, खुद से राइट, बात करते हो, तो होता है। सेल्फ एक बहुत पावरफुल है। यहीं से हम आई थिंक काफ़ी सारे सब टॉपिक्स यहाँ से निकल सकते हैं ना। आपने सेल्फ अवेयरनेस आ गया, सेल्फ डाउट या फिर सेल्फ वर्थ आ गया, सेल्फ एफिकेसी भी एक चीज़ थी। सेल्फ एफिकेसी था या ऐसी एक और चीज़, वो भी काफ़ी आई थिंक बोला जाता है। सेल्फ एफिकेसी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिकेटर जो डिसाइड करता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। मतलब खुद पे विश्वास। हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज़ का ये डेटा निकला था कि जिन लोगों का सेल्फ एफिकेसी ज़्यादा रहता है वो लोग सक्सेसफुल बनते हैं। और इट्स एज सिंपल एज दैट, आपका खुद पे विश्वास कि मैंने सोचा है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा और मैं बना रहा हूँ, मुझे विश्वास है। जो जिसके अंदर ज़्यादा विश्वास रहेगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा। बट वो विश्वास नहीं आता, जैसे कि हमने बोला कई बार वो कंकड़ आ जाता है, डाउट आ जाता है, वो विश्वास ही नीचे गिरने लग जाता है। तो इससे रिलेटेड आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है या फिर कुछ आपने भी अपने स्टूडेंट्स या किसी में ऐसा कुछ देखा? डाउट की जो शुरुआत होती है या डाउट जो आता है वो कई बार इसलिए आता है कि हम लाइफ में ना कंपैरिजन करने लगते हैं। वेन एवर यू लिव योर लाइफ विद अ कंपैरिजन, आप एक कंपैरिजन मोड में जी रहे हैं, ठीक है, कि मेरे को इसकी तरह बनना है, या कंपैरिजन हो गया एक तो दूसरे के साथ में, और एक जो दूसरा आपके साथ में कर रहा है उस पर खरा उतरने का कंपैरिजन। कई बार क्या होता है ना, अरे पापा सोचते टॉप करेगा, मेरे को टॉप करना चाहिए, तो वो दूसरे की उम्मीद को आप क्यों अपने कंधे पर ढो रहे हैं? उसकी उम्मीद है, उसको रहने दीजिए, उसको उसने की है, आपसे आपसे थोड़ी कुछ वो कह रहा है। तो कई बार दूसरों की उम्मीद पर खरा उतरना ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, और आप जो दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं वो उस पर खरा नहीं उतर रहा, दोनों ही आपको प्रभावित कर रही हैं। आपने सोचा था आपकी वाइफ ऐसा करेगी, आपने सोचा था आपके बच्चे ऐसा करेंगे, आपने सोचा था कि आपके माता पिता आपके लिए ये करेंगे और उन्होंने नहीं करा, और आप बैठे हो अब दुखी होकर। या आपके माता पिता ने सोचा था आपके लिए, आपने वैसा नहीं किया, तो आप दुखी होकर बैठे हो कि पापा ने तो सोचा था आर्मी के अंदर जाएगा, ये तो गया नहीं, पापा ने सोचा था आईएएस बनेगा, ये तो निकला नहीं, पापा ने सोचा था क्रिएटर बनेगा, ये तो बना नहीं। तो दोनों ही केस के अंदर आपकी जो सेल्फ वर्थ है, एफिशिएंसी है, वो खत्म हो जाती है, राइट। तो हम पहले जो बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अफर्मेशन की, कि वो टेक्निक काम करती हैं कि नहीं करती हैं, उसके पीछे की साइंस ये है कि काम करती हैं, बट आपको अपने टाइप को एनालाइज करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। वो जानेंगे तो डेफिनेटली हर टेक्निक और मॉडलिटीज़ का अपना रोल है, वो काम करती हैं। ओके, तो आप उससे रिलेटेड भी आप बता रहे थे कि कैसे वो फाइंड आउट करने के लिए आपने बताया कि कुछ लोग ऑडियो, कुछ लोग वीडियो, यही इससे ही मालूम करना है। पर्सनालिटी तो उसका कुछ ऐसा टेस्ट है, मतलब कुछ टेस्ट है, स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप एनएलपी चीज़ के है अंदर स्टेप बाय स्टेप इसका एक टेस्ट होता है। जैसे बता सकते हैं अभी मतलब कि थोड़ा बहुत कर सके? यहाँ पर तो हम उसको नहीं करा सकते क्योंकि उसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको फिल करने होते हैं, उसके बाद एक प्रक्रिया फिर भी होती है। 2-3 कुछ क्वेश्चंस ऐसा कुछ आपके ऐसे दिमाग कोई में आ रहा है? मतलब वो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा करूँगा कि उसका लिंक मैं दे दूंगा हाँ, डिस्क्रिप्शन में, तो उसको वो कर लेंगे। तो अच्छा ठीक है, वो पर्सनैलिटी टेस्ट टाइप के जो हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चनर्स वो होते हैं, क्वेश्चन आर्स होते हैं, वो आपको माया भरना है। ब्रिग्स टेस्ट करके भी कहते हैं ना, हाँ पर्सनैलिटी टेस्ट, वैसे टाइप का कुछ है। हाँ, वो एक टेस्ट पूरा होता है, वो आपको निकालना तो पड़ेगा। उससे मालूम पड़ जाएगा कि मैं ज़्यादा विजुअल वाला बंदा विजुअल हूँ कि वाला ज़्यादा बंदा ऑडियो हूँ। की ज़्यादा फीलिंग्स। ये आपको मदद भी करेगा अपना कैरियर का चुनाव करने में। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप कोई प्रोफेशन का चुनाव करना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं जी वीडियो एडिटर, तो आप वीडियो एडिटर तभी बनिए जब आपका पर्सनैलिटी वीडियो वाला है, ग्राफिक वाला है, वरना आप उस कंपनी को डुबा देंगे जिस कंपनी में आप वीडियो एडिटर जाके बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो की पकड़ तो है नहीं आपको, और आप लगे हुए हैं वीडियो एडिटिंग करने में। जो वीडियो एडिटर होता है उसको दूर से ही कलर कॉम्बिनेशन दिख जाएगा, क्या चीज़ काम करेगी क्या चीज़ काम नहीं करेगी, वो दूर से ही समझ जाएगा। ऑडियो वाला म्यूज़िक की धुन को, साउंड को, मॉड्यूलेशंस को, बहुत बारीकियों को समझ पाएगा। तो आप भी जब अपना कैरियर का चुनाव करें तो इसी तरीके से करें। तीन मेजर आप बोल रहे हो या और भी है? तीन, एक ऑडियो, वीडियो, वीडियो और काइनेस्थेटिक फीलिंग्स, और एक kinesthetic एडी। एडी मतलब लॉजिक, एडी लॉजिक, लॉजिक कैलकुलेटिव
Okay. कई बार बहुत लॉजिक होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, तो आप फाइनेंस और डेटा एनालिसिस वाले जो काम होते हैं उसमें आप Numbers जाइए, नंबर्स related वाले होते हैं। रिलेटेड जो काम होते हैं, लॉजिक वाले जो काम होते हैं। आई थिंक वो एक पीटर ड्रकर की बुक है मैनेजिंग वन सेल्फ, उसके अंदर भी वो इस चीज़ के बारे में वो बात करते हैं कि यार कई बार अगर आपको दुनिया को मैनेज करना है, बड़ी बड़ी कंपनीज मैनेज करना है, पहले अपने आप को मैनेज करना सीखो। और अपने आप को मैनेज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के अपने वीकनेसेस क्या है। तो बेसिकली हम ये जो आप बात बोले वो कहीं ना कहीं वही सेल्फ अवेयरनेस में आ गई। आप अवेयर रहो कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है। कई बार हम क्या करते हैं कि अपने वीकनेसेस पे टू मच फोकस रखते हैं। और मैं शायद से, आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो मैं आपको देख के अब कंपैरिजन चालू कर दिया कि यार ये तो इतना अच्छे से इसने आधे घंटे में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है। तो वहाँ पे आई थिंक वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ टॉक बहुत हेल्प करता है कि समझ में आपकी मेरी स्ट्रेंथ ही नहीं है भाई, लेकिन जैसा मैं एडिटिंग कर सकता हूँ वैसा वो मैथ्स वाला बंदा नहीं कर सकता। कहते हैं ना, मछली को अगर इस काबिलियत से आप आंकोगे कि वो पेड़ पे चढ़ सकती है कि नहीं, तो वो तो ज़िंदगी भर मूर्ख कहलाएगी, सही बात है। क्योंकि मछली की तो वो काबिलियत ही नहीं है ना। सो ये फर्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट गलती तो आपने कहीं ना कहीं बोली कि ये होती है, इस वजह से कई बार विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये अलग अलग टूल्स जो है, अलग अलग दवाइयाँ हैं जो काम नहीं करती काम कई नहीं बार। करती। तो पहली चीज़ ये है, पहली और भी चीज़ कुछ ऐसी चीज़ है? उसमें दूसरा पॉइंट ये है कि एक तो ना बहुत बड़ी लोग ना हमेशा शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जब उनको ये सुनने को मिलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी वेबिनार चलते हैं, क्लासेस होती हैं, वीडियोस हैं, तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। हमने अक्सर ये सुना है, जैसा सोचोगे वैसा होगा। मैं कहता हूँ थैंक गॉड तुम जैसा जैसा सोचते हो वैसा वैसा नहीं होता, वरना आज क्या क्या हो गया होता बताने लायक नहीं है। क्योंकि तुम क्या क्या सोचते हो ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तुम सिर्फ पॉजिटिव नहीं सोचते, तुम 24/7 का ये संभव है कि हर व्यक्ति सिर्फ पॉजिटिव ही सोचे। नेगेटिव्स आते हैं। वो तो क्या क्या सोचता है वो तो हो ही जाता है अपने माइंड में ना। और अगर ऐसा होता तो पक्का पक्का कितनी सारी चीज़ें बदल चुकी होती दुनिया में। क्योंकि सब एक ही व्यक्ति तो नहीं सोच रहा ना एक चीज़ को पाने के लिए, करोड़ों लोग सोच रहे हैं शायद एक ही चीज़ को पाने के लिए। सही बात है भाई आज जानवी कपूर से शादी करने के बारे में क्या सिर्फ एक ही लड़का सोच रहा होगा? आप सोच रहे हो तो कमेंट करके बता। राइट। लड़के में कौन चल रहा है आजकल, वो कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन से शादी करने के बारे में क्या एक ही लड़की सोचती होगी? हजारों लड़कियां होंगी जिनकी इच्छा होगी। आईएएस बनने के बारे में एक ही व्यक्ति तो नहीं सोच रहा होगा, करोड़पति बनने के बारे में एक ही। लेकिन ऐसा क्यों है कि एक ही से शादी होगी, एक ही को मिलेगा? कुछ तो और भी गणित है ना, कुछ तो और भी कैलकुलेशन है जो मिस हो रही है। तो ये बिल्कुल सच नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ कि जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपको क्या क्या मिला होता, आपकी बैंड बज जाती अभी तक। क्योंकि पॉजिटिव के साथ फिर नेगेटिव पे भी अप्लाई होगा ना वो चीज़। सही बात है। पॉजिटिव सोचा साथ में नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव भी मिल गया तुरंत, तो दोनों पे अप्लाई होगा। तो वो चीज़ बिल्कुल ही गलत है। जैसा सोचोगे वैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसके पीछे की साइंस है। साइंस ये है कि हमारे जो विचार हैं, सोच जो है, विचार जो हैं, वो विचार प्रोड्यूस होते हैं हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के कारण। हमारे दिमाग में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और ये न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप है जिसको हम कहते हैं सिनेप्टिक गैप। न्यूरॉन्स डेंड्राइट से बने होते हैं, डेंड्राइट्स के बीच में गैप है। जब भी आपके अंदर इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं तो ये न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ये हार्मोन और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उस गैप में जाके फिट होते हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्लो होती है। तो हमारे जो विचार हैं इट इज ऑफ इलेक्ट्रिकल इन नेचर। हमारे विचार किसके हैं? इलेक्ट्रिकल इन नेचर के। और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करने के लिए वायरिंग की नीड है। इट कैन नॉट ट्रैवल विदाउट वायरिंग। इसलिए आप देखेंगे कि आपके विचारों का जो कंट्रोल है आपके शरीर तक है। आपके विचार मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके शरीर को, आपके हाथ को, आपकी आंखों को, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कभी आपने देखा है कि किसी की अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो बेड पर लेटा रहता है, फिर उठ नहीं पाता? क्यों ऐसा होता है? दिमाग काम करना बंद कर गया क्या? अब कंट्रोल बंद है क्या? वो इसलिए होता है क्योंकि थॉट को ट्रैवल करने के लिए बॉडी में वायरिंग की नीड है। तो नर्वस सिस्टम की जो वायरिंग है वो आपकी रीढ़ की हड्डी से होके जाती है। जब वो वायरिंग टूट गई तो आपको लकवा मार गया। इसलिए आपने कभी सुना है लकवा मार जाना? तो लकवा मार जाने का मतलब क्या है कि अब वायरिंग में कोई दिक्कत आ गई है। इसलिए थॉट
कैन नॉट कंट्रोल और कैन नॉट ट्रैवल विदाउट वायरिंग। ओके ठीक है, ओके ट्रैवल सिर्फ एक ही चीज कर सकती है और वो है आपके इमोशंस। फीलिंग इज ऑफ मैग्नेटिक इन नेचर। फीलिंग कैन ट्रैवल, इमोशंस कैन ट्रैवल, वाइब्स कैन ट्रैवल। आपने सुना पॉजिटिव, मैंने भी आते ही बोला बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। वाइब्स कैन ट्रेवल्स। पॉडकास्ट में आप बैठे हो ना, अभी आप महसूस कर पा रहे होगे मेरे ऑरा को, मेरी एनर्जी को, मेरे मोटिवेशन को, मेरे पॉजिटिविटी को। सैकड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर भी आप हो सकते हैं, लेकिन वो वाइब्स आपको आ जाती हैं। आप किसी व्यक्ति से मिलकर ये नहीं बोल देते यार नेगेटिव वाइब्स आ रही है, मज़ा नहीं आया बात कर कर। उसने कुछ नहीं बोला आपको, लेकिन तब भी आपने उसको भांप लिया, उसकी एनर्जी को। कहते हैं ना, एनर्जी डिटेक्शन सिस्टम हम सब लोगों के अंदर है, हम उसकी एनर्जी को डिटेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक तो आपका कोई प्रोग्राम भी चलता है शायद एनर्जी डिटेक्शन, एनर्जी को लेकर। ठीक है, तो एनर्जी डिटेक्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ आधी नॉलेज ही आपको पता है, और वो आधी नॉलेज जो आपको पता है वो क्या है कि सोचोगे तो हो जाएगा। सिर्फ सोचने से अगर होता तो क्या ही कमाल था। सिर्फ सोचते रहते हम तो बैठ के कमरे के अंदर, होता रहता सब कुछ। क्यों यहाँ पर आके मैं सुबह 5 बजे का उठा हुआ हूँ और रात को 3 बजे मेरी फ्लाइट लैंड करेगी, तो मैं तो सोचते ही रहता घर में। सोचने से नहीं होगा, सोचने के साथ महसूस करने से होगा। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा। विचार के साथ इमोशंस का एडिशन करना पड़ेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए। कैसे किया जाए? मैं जब शुरुआत का अपने कैरियर को शुरू कर रहा था, तो मैं विजुअलाइजेशन को कैसे करता था अपने ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे कार लेनी है, तो एक तो तरीका है मैं कार का फोटो लाऊं, लगा दूं और उसको इमेजिन करता रहूं। दूसरा तरीका क्या है, मैं कार के शोरूम में जाऊं, अपनी मदर को लेके जाऊं, अपने फादर को लेके जाऊं, उनको बैठाऊं और मैं ये विजुलाइज करूं विद इन इमोशन। तो गोल के अंदर अगर इमोशन नहीं है तो सबकॉन्शियस माइंड आपको वो अचीव कर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसके पीछे की साइंस है। ब्रेन को ये कैसे पता चले कि ये आपके लिए जरूरी है या नहीं है? ब्रेन 10 मिलियन बिट पर सेकंड डेटा एनवायरनमेंट से ले रहा है। ये इतना ज्यादा डेटा है कि ब्रेन को इसको प्रोसेस करना होता है रात के दौरान, और ब्रेन को ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा डिलीट करूं, कौन सा रखूं। तो ब्रेन ये कैसे डिसाइड करे कि ज़ीशान के लिए कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है और कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है? फीलिंग्स, इमोशंस। यस। तो वो डिसाइड करेगा, जिसमें फीलिंग इन्वॉल्व होगी उसको रखेगा, जिसमें नहीं होगी उसको फेंक देगा। दैट्स वाई फीलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। पहली बार जब अपने बच्चे को आपने गोद में लिया, आंख बंद करोगे याद आ जाएगा। पहली बार जब आपकी शादी हुई थी आपको याद आ जाएगा। हर वो चीज़ जिसमें बहुत इमोशन जुड़े होंगे पहली बार के, वो कितने सालों बाद की मेमोरी हो, वो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगी। पहला कॉलेज का दिन, पहली कॉलेज की फेयरवेल, ये सब आपको याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेन को कहते थोड़ी है याद रखो। अच्छा, नेगेटिव भी अगर कोई इवेंट है और उसमें इमोशन इन्वॉल्व है तो भी याद रहेगा। ब्रेकअप याद रहेगा, क्यों? इमोशन इन्वॉल्व है। कोई ट्रॉमा याद रहेगा, इमोशन इन्वॉल्व है। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर चाहते हैं कि आपके लिए काम करे, तो सिर्फ विजुलाइज मत करिए। विजुलाइजेशन के साथ सिर्फ वो कहते हैं ना विजन बोर्ड, सिर्फ विजन बोर्ड मत बनाइए, लाकर चिपका दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको उसमें इमोशंस जोड़ने ही पड़ेंगे। सो ट्रू। आई थिंक ये एक चीज़ है ना, मैंने तो कितनी सारी किताबें पढ़ने के बाद है ना, मुझे भी ऐसी यही चीज़ रियलाइज़ हुई कि एवरीथिंग इज अबाउट योर इमोशन, या फिर एनर्जी बोलो। जो एनर्जी है ना, मुझे लगता है सब कुछ आपकी एनर्जी है, और एनर्जी आ रही है आपके इमोशन से। राइट। अगर मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस आए तो मेरे को नेगेटिव एनर्जी आनी नेगेटिव चाहिए। एनर्जी अभी मेरे को इमोशन नहीं, यार पॉडकास्ट नहीं है, मजा मन नहीं कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स आए, नेगेटिव इमोशन, मैंने अब मेरा मन नहीं करेगा, लेकिन नहीं अच्छा कर रहा है यार, मस्त बात चल रही है, इमोशन पॉजिटिव आ रहा है और अच्छी बातें कर रहा है और अच्छा वाइब आ रहा है और उन लोग को भी फिर मज़ा आएगा। तो आई थिंक एनर्जी और इमोशंस मुझे लगता है हर चीज़ की चाबी है। अगर आप उसको मतलब सारे ताले खुल सकते हैं अगर आप इसको सही, इस चाबी को सही से यूज़ करना सीख लिया अपने इमोशंस को। क्योंकि इमोशन में तो एक वर्ड आता है मोशन, इमोशन आपको मोशन में भी लेके आता है। तो वो आई कम्प्लीटली एग्री, ये बात से मैं पूरा रिलेट कर पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को, और बहुत अच्छे से आपने इसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से दिया। अच्छा, एक चीज़ है, कई बार लोग बोलते हैं ना, आपने एक चीज़ इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि अब जो सोचते हो वही नहीं होता है। आई एग्री,
और ऐसी इसीलिए ब्रायन ट्रेसी क्या बोलते हैं कि आप जो भी चीज़ें मैक्सिमम टाइम सोचते हो वैसा होता है। तो क्या ये सच है? जैसा आप सोचते हो मैक्सिमम टाइम, जो आप हमेशा सोचते हो, वट एवर यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट बिकम्स योर रियलिटी। तो इस सेंटेंस पे आप क्या बोलोगे? रिपीटिशन के अंदर पावर है। हम्म। कोई भी चीज़ एक बार करने से ब्रेन को ये सिग्नल नहीं जाता कि आपके लिए ज़रूरी है। जब आप किसी भी चीज़ को रिपीटेड मोड में करते हैं तो ब्रेन ये समझता है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ और ये आपकी ज़िंदगी का पार्ट है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है, इसको ला कर दो। ब्रेन का एक ही मात्र एजेंडा है और वो एजेंडा है आपकी ऊर्जा को बचाना। कोई भी काम को कॉन्शियसली करने के लिए आपके दिमाग की 80% ऊर्जा लगती है। मैं आपके स्टूडियो में पहली बार आया, मेरे लिए ये जगह नहीं है। मेरा दिमाग बहुत कॉन्शियसली हर चीज़ को नोटिस कर रहा है ताकि मैं अगली बार आऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो। लेकिन जब मैं अगली बार आऊँगा ना, मुझे दिक्कत नहीं होगी और मेरे दिमाग का उतना कॉन्शियस इफर्ट नहीं लगेगा इस जगह पर दोबारा आने के लिए। तो आपने भी महसूस किया होगा जब आप कभी भी किसी नई जगह जाते हैं तो आप बहुत कॉन्शियसली एक्टिवली होते हैं, क्या वहाँ देख रहे होते हैं कैसा है, अच्छा क्या कैसा है, राइट की मुड़ना है, गेट कहाँ से, एग्जिट कहाँ से, ये क्या है, वो क्या है, हम्म। नोटिस करते हैं हम्म। आप। जब पहली बार साइकिल चलाते हैं तो आप बहुत कॉन्शियसली चलाते हैं। पहली बार कार जब आपने चलाई होगी, याद करिए, सारा का सारा ध्यान गाड़ी पे, स्ट्रेसफुल रहता है बहुत। बिल्कुल स्ट्रेसफुल। ये हो रहा है तो वो नहीं दिख रहा है, ये मिरर पे पहली बार जो पहला मैंने ड्राइविंग क्लास लिया था मुझे याद है, तो सो स्ट्रेसफुल। इसने बताया था ये सब, एक तो मैनुअल सीख रहा था, तो इससे गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक दबाना है, और इतनी सारी चीज़ें लग रही थी। और सीखने के कुछ समय तक ये रहता है हाँ। गाड़ी बहुत ही कॉन्शियसली चलाते हो, अब लग नहीं जाए, ये नहीं लग जाए, वहाँ नहीं लग जाए, इधर नहीं लग जाए, लगी तो नहीं, आगे तो नहीं है, कितना ध्यान से चलाते हो, सर दर्द हो जाता है एकदम। लेकिन अगर सालों हो गए हैं आपको चलाते हुए, फिर आप तो अंदाजे से ही मोड़ लेते हो कि निकल जाएगी। बात करते गाने सुनते सुनते कई बार तो ऐसा होता है कि हमें रियलाइज भी नहीं होता कि यहाँ से यहाँ हाँ, पहुँच गए, घर पहुंच गए, मालूम भी नहीं बातें करते करते घर का रास्ता कंप्लीट हो गया, अरे अबे ऑफिस से निकले तो घर ही पहुंच गया। पहुँच भी गए। तो ये कैसे आपका दिमाग कर रहा है? दिमाग का काम है हर उस चीज को हैबिट के अंदर बना देना जिस भी चीज को आप रिपीटेड कर रहे हैं। तो आदतें कैसे बनती हैं, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। ये हैबिट क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, क्यों बनाता है दिमाग आदतें? तो आदतें कैसे बनाएगा दिमाग? हर वो चीज़ जो आप रिपीटेडली कर रहे हैं। एक बार के करने से आदत थोड़ी बन गई कि मैंने एक बार सिगरेट पड़ी मैं बिगड़ गया, नहीं। एक बार पी, 2 बार की, 3 बार की, अच्छा ये तो पीता है रोज रोज ना, चल एक काम, उसके साथ इमोशंस भी जुड़ते गए, अच्छे चल अच्छे जुड़ते गए तो बन गया। एक बार पी, 2 बार पी, 3 बार पी, चल जल्दी उसको आदत बना दे। एक बार लेट उठा, 2 बार लेट उठा, 3 बार लेट उठा, चलिए रोज लेट उठता है, आदत बना दे। तो आदतें उसी तरीके से आपकी बनना शुरू होती हैं। क्यों बनती हैं? ये क्यों करता है दिमाग? ताकि ऊर्जा को बचाए। काम को करने में ऊर्जा लग रही है, ऑटोमेटिक डालने में ऊर्जा बच रही है, उस ऊर्जा को इस्तेमाल करके किसी नए काम को सीख सके दिमाग, इसलिए वो आदतें बनाता है। दिमाग को अगर समझ गए तो जिंदगी को बदल सकते हो आप। आपको पता ही नहीं है, यू आर कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। आप दिमाग को नहीं, दिमाग आपको चला रहा है और आप इसके बारे में बिल्कुल अनअवेयर हैं, आपको पता ही नहीं है। आई थिंक इसीलिए काफ़ी एनएलपी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार आप समझ लो कि दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग क्या खुल क्या जाएगा होता है, आपका, तो मतलब मैंने भी जब एनएलपी सीखा समझा ना, तो मुझे किताबों की बातें ऐसा ना स्कैटर्ड थी, ऐसा लगा। फिर एनएलपी समझा ना तो सब मेक सेंस करने लग गया, सब है ना ऐसे डॉट कनेक्ट होने लग गए। मुझे ऐसा लगा कि हाँ हाँ अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पावरफुल। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो मैक्सिमम लोग लेके आते हैं आपके पास, और उसके कुछ कॉमन बहुत पावरफुल सोल्यूशंस जो आप देते हो जो काम करते हैं, ऐसे 2 या 3 प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग जो आते हैं हर एरिया से ले लेते हैं, ठीक है। मेरी एक क्लाइंट मेरे पास आए, उनको रिलेशनशिप इश्यूज थे, ठीक है। मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, और आफ्टर दी 10 ईयर ऑफ द मैरिज, 10 साल शादी के बाद अब हस्बैंड और वाइफ अलग होने का सोच रहे हैं। अच्छा। एंड इट इज़ अ फैक्ट। आज की तारीख में अगर आप इंडिया का डाइवोर्स रेट उठा के देखोगे ना, तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मिलेगा कि जिस उम्र में साथ रहना चाहिए उस उम्र में अलग हो रहे हैं लोग। काफ़ी सारे केसेस सुनाई देते हैं। एंड दिस इज द फैक्ट। क्यों ऐसा होता जा रहा है हमारे देश में कि डाइवोर्स रेशियो बढ़ते जा रहे हैं? इस पर बात होनी चाहिए।
तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? कई बार आपने सुना होगा, अब ना तुम पहले जैसे नहीं रहे। सुना है कभी आपने लाइन कि आई थिंक हर कोई सुनता होगा ये लाइन, अब रिलेशनशिप में जो भी अब लंबे तुम टाइम तक है, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, बदल तुम गए बदल हो। गए हो। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो जो लड़की कह रही है कि तुम बदल गए हो, या वो जो लड़का कह रहा है तुम बदल गई हो, वो बिल्कुल सच है, वो बदल गया है। क्या आप मानते हो कि आज जो आप हो और जो कल आप थे और जो कल आप रहोगे, वो तीनों अलग व्यक्ति हैं? कुछ तो बदलता है। हर दिन क्या आप नई चीज़ नहीं सीख रहे हो? पॉडकास्ट में हम नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं। तो मैं जो कल था और आज जो मैं हूँ, जो आपसे मैं सीख कर जा रहा हूँ, कल मैं तो वो सेम नहीं हूँ। आज की जो मेरी लर्निंग है वो मेरे को बेटर बना रही है। तो जो व्यक्ति 10 साल पहले था और आज जो व्यक्ति है, क्या वो सेम है? एक दिन पहले सेम नहीं रहता, एक दिन पहले सेम नहीं रहता। एक पल में बदल जाता है। एक कई पल बार हम एक लेसन कुछ सुनाई दे दिया, एक न्यूज़ सुनाई दी, हम बदल गया। हम कोई ईंटों की दीवार तो है नहीं कि 10 साल बाद भी अंबुजा सीमेंट की तरह ऐसे ही मिलेंगे। हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर इमोशन है, हम हर दिन बदलेंगे। आई थिंक ह्यूमंस का सबसे बड़ा पावर ही है हमारी अडेप्टेबिलिटी। हम एडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबल है, बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है। हम सराउंडिंग के हिसाब से बदलते हैं। तो वो जो लड़की कह रही है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, वो बिल्कुल सच कह रही है। उस लड़की ने, उस लड़के ने जिससे प्यार किया था 10 साल पहले, वो व्यक्ति कोई और था जिससे उसको प्यार हुआ था। आज जो व्यक्ति है वो कोई और है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कभी प्यार था नहीं, उससे प्यार था उसको, बट अब नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप देखते हो लोगों में है। रिलेशन इश्यूज हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या देते हो आप? रिलेशन इश्यूज हैं, और रिलेशन इश्यूज को एक दिन के अंदर नहीं बनते। रिलेशनशिप की जब नींव ही गलत रखी जाती है तो रिलेशनशिप 10 साल बाद खराब होने ही होने हैं। रिलेशनशिप की नींव में क्या गलती है? पहली गलती है कि रिलेशनशिप के अंदर उम्मीदों के साथ रिलेशनशिप को शुरू किया जाता है। एक उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेशन है। क्या एक्सपेक्टेशन है? कि मैंने तुम्हारे बर्थडे पर, एनिवर्सरी पे पिछली बार सरप्राइज गिफ्ट दिया था, पार्टी प्लान करी थी, अगली बार तुम्हें भी करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन है। तो लिविंग द रिलेशनशिप विद योर लाइफ पार्टनर विद एन एक्सपेक्टेशन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग योर रिलेशनशिप। बिकॉज अगर वो रिलेशनशिप में वो एक्सपेक्टेशन आपका लाइफ पार्टनर पूरा नहीं करेगा, इट विल हर्ट यू। एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, फिर आपको लगेगा ये मुझसे प्यार ही नहीं करता। तो एक्सपेक्टेशन करना रिलेशनशिप में टोटली रॉन्ग है। एक्सपेक्टेड करिए, एक्सपेक्टेशन करिए, लेकिन अपने पार्टनर की बजाय खुद से करिए। ट्रू। दूसरा, नॉट एक्सप्रेसिंग योर लव टुवर्ड्स योर लाइफ पार्टनर। जब छोटा बच्चा होता है, मेरी 2 साल 3 साल की बेटी है, मैं उसको दिन में कितनी बार आई लव यू बोलता हूँ मुझे याद नहीं। आपके घर में भी नेफ्यूज़ होंगे, बच्चे होंगे, छोटे आते होंगे, और कितनी बार आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग अपने बच्चों के साथ, तो आपको भी नहीं पता। हर कोई उनको चूमता है, प्यार करता है, बोलता है, लेकिन क्या आप ये लाइफ पार्टनर्स के अंदर देखते हैं? शुरू में तो होता है, हनीमून पीरियड में तो होता है, लेकिन हनीमून पीरियड के बाद वो चला जाता है। इसलिए कहते हैं फॉलिंग इन लव। वाई फॉलिंग इन लव? फॉलिंग मतलब प्यार में गिर जाना। तो प्यार में गिर जाना हमेशा इफर्टलेस होता है, क्योंकि एट दैट टाइम वो आपका डोपामाइन हाईजैक हो चुका है। डोपामाइन आपको आई लव यू बुलवा रहा है। लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद रिलेशनशिप को मेंटेन करने में एनर्जी लगानी पड़ती है आपको। पहले जब वाइफ कहती थी कि चलो डिनर डेट पे चल रहे हैं, तो कूद के तैयार होके चलते थे। आज वाइफ कहती है ना डिनर डेट पे चल लो, 10 साल बाद, अरे क्या करेंगे, खर्चा हो जाएगा, छोड़ना। तो अब वो खर्चा लग रहा है, वो पहले जो आपको जिसमें मज़ा आता था। क्यों क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि आपका ब्रेन अब अडॉप्ट कर चुका है चीज़ों को। तो पहला चीज़ मैंने बताई कि लोग रिलेशनशिप के अंदर एक्सपेक्टेशन करते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप के अंदर वो फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, आज अगर आप सुन रहे हैं और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, लाइफ पार्टनर है, नहीं है तो पेरेंट्स हैं, अपनी फीलिंग को उनके साथ इजहार करिए। ठीक है, और अगर किसी को आपका लाइफ पार्टनर है वो इजहार नहीं करता, तो उसको मेरी ये रील शेयर कर दीजिए और उसको बोल दीजिए, देख सर कह रहे हैं कि तू फीलिंग का इजहार किया कर।
ठीक है, ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करता, करता है, बट आपको बस जता नहीं रहा, कह नहीं रहा। तो कहना ज़रूरी है ताकि उसको पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं। तीसरी गलती जो रिलेशनशिप के अंदर लोग करते हैं कि ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं होती रिलेशनशिप में। और कोई भी रिश्ता बिना विश्वास और ट्रांसपेरेंसी के चल ही नहीं सकता लंबे समय तक। ट्रांसपेरेंसी नहीं है मतलब फ़ोन का लॉक, मतलब ऐसा ऐसा सीक्रेट की लगा रखा है जैसे नासा की सीक्रेट फाइल इन्होंने ही रख रखी है छुपा के। हर चीज़ में लॉक है, व्हाट्सएप पे लॉक, फोटोज़ में लॉक, इसमें लॉक, उसमें लॉक, और स्क्रीन गार्ड भी ऐसा लगा रखा है जो साइड से बिल्कुल दिखे नहीं। ब्लैक वाला होता है ना आजकल चल रहा है, कि साइड वाला ऐसे करके देख नहीं सके टेढ़ी आंख से। कि रॉ के एजेंट तो नहीं हो तुम जो इतना सीक्रेटली फ़ोन को रख रखा है। जान मांग लोगे तो दे देंगे, बस फ़ोन मत मांगना, ऐसी सीन है। तो ऐसा क्या है, देखो नहीं है, शायद हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन जब आप इस तरीके से चीज़ों को करते हो तो सामने वाले के अंदर डाउट आ ही जाता है। तो जहाँ डाउट आएगा वहाँ चीज़ें और ख़राब होंगी। इसलिए रिलेशन में ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो रिलेशनशिप को अगर खूबसूरत आप करना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। एक गलती और है जो सबसे बड़ी हो रही है आज की तारीख में, वो ये हो रही है कि ज़्यादातर लोग अपने रिश्ते की जो शुरुआत कर रहे हैं वो एकदम दी बेस्ट से करते हैं। दी बेस्ट का मतलब क्या है, जब कोई लड़का लड़की को प्रपोज करता है, लड़की लड़के को प्रपोज करती है, तो दी बेस्ट प्रॉमिस करती है। ठीक है, अरे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम कहो तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जब शादी भी होती है तो इंसान दी बेस्ट कपड़े लाता है, दी बेस्ट प्रपोज मारता है, बेस्ट डायमंड की रिंग लाता है, बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन पर जाता है। सब चीज़ जो भी इसके पास बेस्ट था ना, बेस्ट लुक, बेस्ट पर्सनैलिटी, स्पा स्पा जाके फेशियल वेशियल करवा के जिम विम जाके बॉडी वॉडी बना के सब कर देता है ये जो इसके बस में था। अब हो गई जी शादी, लड़की हो गई हमारी या लड़का हो गया हमारा। अब हुआ क्या भाई साहब, पहले तो ये मोमोज भी नहीं खाता था, डाइट पे रहता था, ध्यान रखता था क्योंकि शादी होनी है। अब हो गई, लड़की तो मिल गई, लड़का तो मिल गया, अब ये मोमोज भी खाता है, डोमिनोज भी करता है, ये सब करता है। अब ना घुमाने लेकर जाता, क्योंकि दी बेस्ट जो था वहां से रिलेशन की शुरुआत हुई। आप ऐसा समझो कि आपने मारुति कार खरीदी पहली, अब दूसरी कार आप कौन सी खरीदोगे? उससे बेटर, उससे अगर उसके बराबर की खरीदी या कम की खरीदी तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा और क्यों? बेटर, क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ चाहिए, सभी के साथ ऐसा होता है। अब रिलेशन की शुरुआत आपने कहाँ से करी? बेस्ट। अब आप कहाँ पे हो? तो बीबी क्या गलत है जब वो ये कह रही है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे? वो बिल्कुल सही है, आप पहले जैसे नहीं रहे। तो रिलेशन की शुरुआत आपको अपने वर्स से करनी चाहिए। ठीक है, हल्के हल्के उसका लेवल आपको बढ़ाना चाहिए। ये ना एक 48 लॉज ऑफ पावर बुक है, उसके अंदर ये लॉ बताया गया है। अच्छा। जैसे एग्जांपल दिया, एक राजा था जो बहुत अच्छा था, सब उसको बहुत पसंद करते थे। फिर उसने टैक्सेस ये सब चालू किया तो सब ने उसको गाली देना चालू कर दी, मारना चालू, इनफैक्ट उसको डिथ्रोन कर दिया उस बंदे को। जबकि एक और स्टोरी, एक और राजा था, वो पहले बहुत ख़राब था, सब पे बहुत टैक्सेस करता था, सब कुछ उसने, सबका जीना हराम रखा था, लेकिन फिर वो अच्छा हो गया, तो सब उसके डाई हार्ड फैन बन गए। और मुझे लगता है ये वाली साइकोलॉजी बहुत खतरनाक है, और ऐसा मैंने कई बार देखा भी है। अब जो WWE में मैंने कई बार देखा है ना, लोग कई बार नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं ना तो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना उसको बहुत ज़्यादा वो करता है, मतलब खराब समझते हैं। तो उसके अंदर भी यही लेसन दिया गया था जो आपने बोला ना कहीं पहले अपने खराब से चालू करो, फिर बेस्ट की तरफ जाओगे ना, दुनिया ही बहुत पसंद करेगी। राइट, बिल्कुल सही आपने कहा। हालांकि दुनिया, यहाँ पर हम, हमारी दुनिया तो देखिए हमारा लाइफ पार्टनर ही है। ठीक है, तो अगर लाइफ पार्टनर ही आपका खुश नहीं होगा तो आपका ध्यान किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा। इफ़ योर रिलेशनशिप इज़ नॉट हेल्दी, इट विल इम्पैक्ट योर हेल्थ, इट विल इम्पैक्ट योर बिजनेस, इट विल इम्पैक्ट योर मनी, फाइनेंस, एवरीथिंग। मतलब रिलेशनशिप सही नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप खराब है, इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी के हर एंगल खराब है फिर। और होता है यस, आई थिंक मैं ना ये चीज़ मानता हूँ भाई, 4 पिलर्स है लाइफ के, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस। ये 4 पिलर्स रहेंगे तो आपकी अच्छी लाइफ होगी।
इन चारों में से एक भी पिलर इधर उधर हुआ ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ सबसे पहले आना चाहिए, वेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप। हमने रिलेशनशिप आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बात कर ली, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कर ली। थोड़ा सा ना वेल्थ पे भी आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके। इससे रिलेटेड क्या मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आपके क्लाइंट्स या लोग आते हैं आपसे बोलते हैं और उनको आप क्या सोल्यूशंस देते हो? आप ये मत सोचिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव चीज़ में काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव में भी काम करता है। ठीक है, तो जब आप ये कहते हैं, मजाक मजाक में कहते हैं, आप कहते हैं अरे पैसा क्या है, हाथ का मैल है। सुना है आपने कभी? अरे पैसा पैसा कोई पेड़ पे थोड़ी उगता है, जितनी चादर है पैर उतने फैलाने चाहिए। आप पैसे को लेकर जब ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सुन रहा होता है। कहते हैं ना, वक्त का कुछ नहीं पता, जुबान पे सरस्वती कब बैठ जाए, तथास्तु कब बोल दे। तो सरस्वती बैठने का मतलब ही ये होता है कि आप मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन तो काम कर ही रहा है ना। यूनिवर्स में तो वो वाइब जा ही रही है, फ्रिक्वेंसी जा रही है। तो मनी को लेकर अगर आप बात करना चाहते हैं या मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मनी अपनी ज़िंदगी के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, मनी के चैलेंज को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर ये सब चीज़ें करना चाहते हैं, तो इस पे मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। लेकिन अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपको अगर अपनी रियलिटीज़ को बदलना है तो आपको अपनी आइडेंटिटी को बदलना पड़ेगा। उदाहरण से समझाता हूँ, आप इसको ऐसे समझिए, ये पानी की बोतल है, ठीक है। अब अगर इसको मैं खोलकर ग्लास में उल्टा करता हूँ तो क्या गिरेगा? पानी। दूध तो नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पानी था। उसमें पानी था। जो इसके अंदर है वही बाहर आएगा। तो जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है। वॉट इनसाइड यू इज आउटसाइड यू। तो जब आप कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा आपको बाहर चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। 100 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, 6 करोड़ कमाना है। वो बाहर 6 करोड़ बैंक बैलेंस में बाद में दिखेगा, पहले 6 करोड़ आपको अपने अंदर विजुलाइज करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। और अगर वो दिख भी गया तो रातों रात चला भी जाएगा। रातों रात लोग अमीर बनते भी हैं। सुशील कुमार जी कौन बनेगा करोड़पति में 6 करोड़ जीते थे, आज क्या करते हैं जरा गूगल करके मुझे बता दो। नहीं रुका ना। क्यों नहीं रुका? क्योंकि इनर आइडेंटिटी में नहीं था। तो आप अगर लाइफ में करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं या बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको डे वन से ये मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि मैं अमीर हूं। एक वर्ड हम बोलते हैं, आई विल बी रिच, मैं एक दिन अमीर बनूंगा। इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आप अमीर नहीं हैं। तो जब आप है ही नहीं तो बनेंगे कैसे? एक वर्ड है, आप सेम ही चीज को बोलिए, आई एम रिच, मैं अमीर हूं, मैं मानता हूं मैं अमीर हूं। तो जब आप ये बोलते हैं मैं अमीर हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके आंसर को खोजने में लगता है। वो कहता है अच्छा अमीर जो होते हैं फिर वो क्या करते हैं। तो आप अगर 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, आप अगर 6 करोड़ कमाना चाहते हैं, आप अगर 1000 करोड़ कमाना चाहते हैं, आप अगर 10,000 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो आपको वो 10,000 करोड़ वाले व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है वो अपने अंदर डालनी पड़ेगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। शाहरुख खान, सनी देओल, रणबीर कपूर, अजय देवगन, ठीक है, गोविंदा, ना जाने ऐसे कितने एक्टर हुए जिनके आपको मिमिक्री करने वाले मिल जाएंगे। मिल जाएंगे कि नहीं? उनका लुक कॉपी कर दिया, उनका बोलने का स्टाइल कॉपी कर दिया, उनका चलने का स्टाइल कॉपी कर दिया। कॉमेडी नाइट विद कपिल में देखिए कितनी शानदार मिमिक्री होती है। आपको सुनील ग्रोवर जी देखिए कितनी खतरनाक होती है। ठीक है, सुनील ग्रोवर जी तो हालांकि चलो सफल व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसे बहुत इंडिया में वो पड़े हैं डुप्लीकेट करने वाले जिनका कोई काउंट ही नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि उनकी हर एक चीज आपने कॉपी कर ली, आवाज से लेकर, अटायर से लेकर, पर्सनैलिटी से लेकर, हर एक चीज को कॉपी कर ली। सफलता क्यों कॉपी नहीं कर पाए? शाहरुख खान की सफलता क्यों कॉपी नहीं कर पाए? अमिताभ बच्चन की सफलता क्यों कॉपी नहीं कर पाए? क्या चीज थी जो अभी भी लैग कर गई? मेरा तन इसका आंसर मेरे पास है।
आपका भी ऑब्वियसली मेरा बताओ इसका। बता। मुझे ऐसा लगता है ना, एक दो चीज़ होती है भाई, एक होता है कैरेक्टर और एक होती है पर्सनैलिटी। यूजुअली ना लोग पर्सनैलिटी को कॉपी करते हैं, कैसा दिख रहा है कैसा है आउटर, बट वो इनर नहीं है, अंदर का कैरेक्टर क्या है बिल्कुल। उसकी अब ये उसकी जो करेक्टर है, ये करेक्टर कहाँ से बनता है? आपके हैबिट्स, आपके दिमाग, आपकी सोच, आपके हर एक डिसीजन से जो आप लेते ये हैं। जो वर्ड है करेक्टर, ये करेक्टर बनता है आइडेंटिटी से। हम्म। आइडेंटिटी बनती है वैल्यू से, वैल्यू बनते हैं बिलीफ से, बिलीफ बनते हैं आपके एनवायरनमेंट से। तो ये एक पूरा अलाइनमेंट है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये जो करेक्टर बना है, ये आपकी आइडेंटिटी में जो है उससे बना है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो आप क्या याद रखते हैं? उसका करेक्टर। बहुत अच्छा व्यक्ति था, भला व्यक्ति था, लोगों की मदद करता था, ठीक है। तो अब ये जो करेक्टर बना, ये आपकी आइडेंटिटी से बना। आइडेंटिटी कैसे बनी? ठीक है, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम डैश। आप कैसे लिखेंगे इसको? आई एम डैश, मैं कौन हूं? आई एम डैश। आई एम रिच का जो बता रहे थे एग्जाम्पल, आप आई अपने एम जीशान। आई एम जीशान, हाँ। ठीक है। आप जब तक इस आई एम के आगे ये नहीं लिखेंगे आई एम फाउंडर ऑफ 10,000 करोड़ कंपनी, मैं 100 करोड़ की कंपनी का मालिक हूं, आप 100 करोड़ की कंपनी के मालिक नहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी में अभी तक वो आया ही नहीं ना। तो एक लाइन देता हूँ, बहुत शानदार सी लाइन है, मज़ेदार लाइन है। अगर 100 करोड़ कमाना है, 1000 करोड़ कमाना है, 10,000 करोड़ कमाना है, और पैसा तो खैर आएगा ही आएगा, तो एक लाइन बस याद रखिए, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, रियलिटीज मीन्स आपका रिजल्ट बदलना है, देन यू हैव टू चेंज द आइडेंटिटीज ऑफ योर लाइफ। अपने खुद के प्रति जो नजरिया है उसको बदलिए। जिस दिन मैं 100 करोड़ की कंपनी का मालिक नहीं था, उस दिन मैं ये सोचता था कि जो 100 करोड़ की कंपनी के मालिक होते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो कौन सी किताब पढ़ते हैं, उनका दिनचर्या क्या होता है, उनका शेड्यूल क्या होता है, क्या प्राइस टैग पे करते हैं, किन किन चैलेंजेस को उनको फेस करना रहता है। जब तक ये आप अपने अंदर नहीं लाएंगे, चलो आपके अकाउंट में कल 100 करोड़ रुपये डाल दिए, ठीक है, अकाउंट नंबर लिखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 100 करोड़ डाल दिए। कितने लोग हैं जो 100 करोड़ बैंक बैलेंस पर आने के बाद अगले दिन काम पर जाएंगे? कैश पड़ा, लिक्विड कैश 100 करोड़ अकाउंट में। मतलब सोच के देखिए, मुकेश अंबानी के अकाउंट में कितना पैसा होगा, लेकिन आज भी वो काम पर जा रहे हैं। दैट्स वाई वो मुकेश अंबानी है। आई थिंक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया है, ये बहुत पावरफुल चीज़ है अगर लोग इसको रियलाइज़ करें ना। कई बार हमें लगता है कि हम अमीर बन जाएंगे, हम काम हम छोड़ देंगे, तो ऐसा होता भी नहीं। यूजुअली जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उन लोग पैसे को सोचते भी नहीं है। मतलब सोचते हैं जैसे वो अपने काम पे फोकस करते हैं, उनके काम की वजह से फिर वो रिजल्ट्स बाय प्रोडक्ट हमेशा थी ना। अमीर लोग बोलते हैं मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, कि मैंने तो मुझे तो लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी और उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाय प्रोडक्ट में ये पैसा बन गया। बिल्कुल ट्रू। और उनको वो बनाते रहना, उनको वो कई बार वो सिर्फ सोचते नहीं थे, उनको उसके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं। ये भी मैंने देखा है, ज़िंदगी की बहुत पैराडॉक्स है कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट, इसीलिए बोलते हैं ना डेस्परेट नहीं होना चाहिए किसी को कि पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। बहुत ज़्यादा डेस्परेशन भी आएगा तो वो चीज़ होती नहीं है लाइफ में। आपको एक थोड़ा ढील देने भी आना चाहिए और बस काम पे भी फोकस करना चाहिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव, अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखते रहे। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? लाइफ में अगर आप रिजल्ट सेंट्रिक होकर ज़िंदगी को जिएंगे तो आप ज़िंदगी में अपने लिए सिर्फ समस्या ही क्रिएट करेंगे और कुछ क्रिएट नहीं करेंगे। रिजल्ट सेंट्रिक का मतलब है मुझे 100 करोड़ कमाना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज जो भी कंपनी 100 करोड़ की बनी है, वो जिस दिन शुरू करी होगी उस दिन शायद उनको ये नहीं पता होगा कि ये 100 करोड़ की बनेगी। ओयो ने जब शुरू किया होगा उसको भी नहीं पता होगा कि ओयो इतना बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ शुरुआत करी। जब फेसबुक की शुरुआत हुई होगी तो शायद उसे भी नहीं पता होगा कि इतनी बड़ी कंपनी बनेगी। रिजल्ट सेंट्रिक अगर आप रहेंगे तो उसमें दो दिक्कतें हैं। पहला दिक्कत यह है कि या तो आप 100 करोड़ कमाएंगे
या तो आप नहीं कमाएंगे। कमाएंगे तो दिक्कत यह है कि आपके अंदर घमंड आएगा, 100 करोड़ का मालिक हूँ, रोल्स रॉयस से उतरोगे, शायद हो सकता है रोलेक्स की घड़ी पहनोगे, 2-4 बॉडीगार्ड पास में होंगे। मतलब 100 करोड़ का अगर आपका लिक्विड कैश होगा तो आपका चाल ढाल तो बदलेगा। 2-4 को से तो बात भी नहीं करोगे अपनी प्रेजेंट के दोस्तों से, अब इससे बात करूंगा मैं, तो एरोगेंस तो आएगा आपके अंदर। अच्छा नहीं कमाओगे तो नहीं कमा पाए, मानो आपने लिखा था, फिर क्या होगा? फिर आपका खुद का कॉन्फिडेंस टूटेगा, सेल्फ डाउट आया, सारा नहीं कर पाए, फेलियर हूँ मैं तो, खुद पे बिलीव कम हो जाए। दोनों ही केस में आपका नुकसान है। इसलिए प्रोसेस ड्रिवन होना चाहिए। फीलिंग्स, आई थिंक वो फीलिंग चेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशन सही रखना, अपने फीलिंग्स को सही रखना, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना। हर दिन अगर हम वो फील कर रहे हैं अच्छा, हर अच्छे इमोशंस रखेंगे, ऑटोमेटिकली काम भी ज़्यादा होंगे, रिजल्ट्स भी आएंगे। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, लेकिन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इमोशन ड्रिवन भी आपको नहीं होना है। एज अ बिजनेस पर्सन जब आप इमोशन ड्रिवन हो जाते हैं तो आप गलती करने के चांस होते हैं। मैं कहता हूँ इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस, यू कैन नॉट कंट्रोल योर लाइफ। मन तो चंचल है ना। कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इमोशंस के साथ कंट्रोल। हाँ क्योंकि एक्सट्रीम में तो हर चीज़ खराब ही है। हाँ, मन तो चंचल है, कहाँ किस डाली पे बैठ जाए पता क्या। तो इमोशंस से जब आप चलोगे तो शायद इमोशन ज़रूरी हैं बट इतने भी नहीं कि आप उसके अंदर ड्रिवन हो जाओ। तो प्रोसेस ड्रिवन होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोसेस आप रखिए, 100 करोड़ का गोल को डिसाइड करिए और ये देखिए कौन कौन सी कंपनी 100 करोड़ की बनी है। सिंपल कॉपी कैट मार्केटिंग की किताब आती है, आपने जरूर समृद्धि होगी। 100 करोड़ की कौन कौन सी कंपनी बनी है, उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो 100 करोड़ की बनी, उसको स्टडी करिए। ये एनएलपी के मॉडलिंग से थोड़ा बहुत सिमिलर है। हाँ, मॉडलिंग यही बोलता है ना, हम जिससे जैसा बनना वैसा बनना चालू करो। इनफैक्ट मैंने भी ना, मुझे पता नहीं था तब एनएलपी, इस वर्ड को एनएलपी में आता है ये सारी चीज़ें। बट मुझे भी जब मैं चौल में रहता था, मुझे अमीर बनना था, तो मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया सबसे पहले कि अमीर बनते कैसे, हाउ टू बिकम रिच। मैंने यूट्यूब किया और मालूम पड़ा कि यार अमीर बनने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आई वो कॉमन हैबिट्स, लोगों के अंदर जो आदतें हैं वो लेके आना चालू करो। मुझे ये, मेरा उस टाइम पे ये दिमाग चला कि यार रिच लोगों की आदतें क्या होती है, वो आदतें लाऊंगा तो मैं उनकी तरह बनूंगा तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो मुझे सबसे कॉमन हैबिट्स जो रिच लोगों में दिखी वो बुक की थी। सारे लीडर्स, बोलते हैं ना लीडर्स आर रीडर्स, तो जितने भी लोग इंस्पायरिंग लगते थे, जिनके वीडियोस आते थे, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, है ना, वॉरेन बफेट, ये बड़े बड़े लोग हैं जो नाम आते थे। मैं नोटिस किया यार सब में कॉमन हैबिट है, सब रीड करते हैं, सब किताबें पढ़ते हैं, सब किताबें पढ़ते हैं। बोले ये तो अच्छी चीज़ है यार। बाकी सारी चीज़ें शायद मैं ना कर पाऊँ, स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, शायद मैं अभी एक बड़ी कंपनी नहीं खड़ी कर सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट जैसी, इलॉन मस्क जैसा स्पेस एक्स नहीं बना सकता हूँ, लेकिन हाँ इन सब की एक आदत तो मैं कर सकता हूँ, किताबें पढ़ सकता हूँ। और वहीं से मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट किया और वहीं से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। तो आई थिंक वो आपने ये चीज़ बोली ना आइडेंटिटी वाली चीज़, तो उस आइडेंटिटी 100%। कैरेक्टर बनना, तो कैरेक्टर में क्या कर रहे हैं उनकी आदतों को लाना, और वो कैरेक्टर धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुए, और चलो अच्छी लाइफ, आई थिंक काफ़ी सारे सपने भी पूरे हो गए इसी चक्कर में। 100%। और आप अगर सफल व्यक्ति की 10 आदतें मिलाएंगे ना, सबकी कॉमन मिलेंगी, पैटर्न्स मिलते हैं, अगर एनएलपी में अगेन पैटर्न्स सबके अंदर कॉमन मिलेगी। तो बुक पढ़ना एक आदत है और उसके साथ में रेगुलर पढ़ना वो दूसरी आदत है। तो आपने सिर्फ बुक नहीं पढ़ी, आपने उसको रेगुलर पढ़ा। तो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मैं कहता हूँ टैलेंट डोंट वर्क अनलेस यू डू। आपके अंदर कितना ही टैलेंट हो, मैंने बहुत टैलेंटेड लोगों को जीवन में एवरेज परफॉर्म करते हुए देखा है। एवरेज से भी बिलो, कई बार बिलो मैं देखो इतने टैलेंटेड लोग रहते हैं, मिलते भी हम कई बार लोगों से बहुत। मिलते हैं, यार ये इस सिंगिंग में बहुत अच्छा है, हाँ, कोडिंग में कोई बहुत कोडिंग अच्छा है, बहुत कोई एडिटिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन एक ही वीडियो बनाया, हाँ, पूरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है। कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी नहीं है। ये आई थिंक कंसिस्टेंसी बैर मिनिमम रिक्वायरमेंट, मुझे ऐसा लगता है ना, बैर अगर एक सक्सेस की पाठशाला है, कॉलेज है बड़ी सी ग्रैंड कॉलेज, तो उसमें जो एंट्री होता है ना, एक एंट्री परसेंटेज चाहिए, वो एंट्री मुझे लगता है जो रिक्वायरमेंट वो कंसिस्टेंसी है, इसके बिना तो दाखिला नहीं हो सकता आपका। हाँ, अब इसके कॉन्ट्रेरी ये भी सच है कि कंसिस्टेंसी गारंटी नहीं करेगा आप सक्सेसफुल बनोगे, लेकिन लैक ऑफ कंसिस्टेंसी गारंटी है कि आप सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म में तो नहीं बन पाओगे। एक बार शायद अब लकीली कौन बनेगा करोड़पति में जीत जाओगे, बट नहीं हो पाएगा वो। देखो, सफलता मिलेगी इस उम्मीद के साथ कुछ मत करो, तजुर्बा मिलेगा इस उम्मीद के साथ करो। कहते हैं ना, क्यों सोचे हर पल की क्या होगा, कुछ हुआ तो सही, नहीं तो तजुर्बा नया होगा। ये सोच भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस मिलेगा। फेलियर से डर, फियर भी एक बहुत कॉमन पैटर्न आपको दिखा होगा ना, हमने नोटिस किया है, मैंने भी नोटिस किया, फियर एक बहुत कॉमन पैटर्न होता है जो कई बार लोगों को रियलाइज भी नहीं होता।
कई बार आप पूछेंगे ना तो लोग बोलेंगे भी नहीं, मुझे फियर तो ऑफ नहीं फेलियर, फील ऑफ फेलियर, हाँ फियर्स पे कई वही है, फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन, फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे काइंड ऑफ। तो कई सारे डर होते हैं ना लोगों के अंदर, ऐसा आपने नोटिस किया कि वो अंदर के डर बाद में निकलते हैं। हाँ अब डायरेक्टली किसी से पूछूं आप लोग डरते हो, कोई नहीं बोलेगा नहीं मैं नहीं डरता, तो किसी से नहीं डरता हूँ, लेकिन वीडियो नहीं डालूंगा वीडियो बना के नहीं डालूंगा। जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन का कोर्स किया हमने, मतलब मैं बनाया था ना, तो लोग कैमरा शाय होते हैं, वीडियो बनाना नहीं चाहते कभी, वो सब क्या है पीछे, आई थिंक सब फियर ही है। तो फियर भी आपने कभी ऐसा नोटिस किया, आपके भी स्टूडेंट्स या लोगों में जो फियर होता था, और किसी की ऐसा फियर खत्म करने में आपने हेल्प करी ऐसा कुछ? टेक्निक्स है एनएलपी के अंदर, हाँ, रिवाइंड टेक्निक हम करवाते हैं फियर को ख़त्म करने के लिए। रिवाइंड टेक्निक हाँ, कैसा होता फियर फियर इज़ नॉट एट ऑल बैड, है? फियर इज़ गुड। हम्म, और फिर क्यों हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है? हमारे ब्रेन का काम है आपको ज़िंदा रखना, सर्वाइवल। सर्वाइवल उसका काम है। आपका ब्रेन 24/7 अभी भी इस मोमेंट के अंदर जब आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपका ब्रेन प्रिडिक्शन में जाता है। प्रिडिक्शन मतलब अगले मोमेंट में क्या होने वाला है। और जब अगले मोमेंट के अंदर अगर उसको लगता है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपकी सर्वाइवल और आपकी डेथ से रिलेटेड है, तो वो आपको सचेत करने के लिए, आपको एक्टिव करने के लिए, आपको उस सिचुएशन से लड़ने के लिए आपके अंदर वो फियर और एंजाइटी प्रोड्यूस करता है, ताकि आपका जो F3 मोड है, फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड, वो एक्टिव हो जाए। राइट? तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि हमें फियर कैमरे से नहीं है, हमें फियर उस वीडियो में जो लोग कमेंट करेंगे इसको डलने के बाद, उससे फियर है। हमें छिपकली से डर नहीं है, छिपकली जो हमारे ऊपर अगर आ गई तो उससे डर है। तो वो जो फ्रेम, अगला फ्रेम है ना, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें जो रिजेक्शन है उससे कहीं ना कहीं हम डर रहे हैं। तो फियर को अगर आपको डील करना है तो उसका सबसे इफेक्टिव वे है कि ब्रेन को फैमिलियर करना होगा उस फियर को लेकर, और ये बताना होगा कि देयर इज नो हार्मफुल चीज, देयर इज नो डेंजर सिचुएशन इन दिस, ऑल इज वेल। 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान क्या कहता है? ऑल इज वेल। ऑल इज वेल क्या है? ऑल इज वेल है अपने ब्रेन को ये सिग्नल देना दैट एवरीथिंग इज ओके, बिकॉज फियर इज दी फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स ऑफ योर ब्रेन इन दी डेंजर सिचुएशन। ठीक है? तो रिवाइंड टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, हम उस इवेंट को विजुलाइज करवाते हैं। जैसे कि आप स्टेज पर जा रहे हैं या कैमरे पर जा रहे हैं, तो कैमरे पर जाने का जो प्रक्रिया है पूरा, उसको सबकॉन्शियस माइंड में विजुलाइज करवाते हैं मल्टीपल टाइम। तो ब्रेन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रियलिटी और द इमेजिनेशन इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो वो जो उसका ट्रिगर पॉइंट है, जो उसका फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स जो है, जो ब्रेन डेंजर सिचुएशन में ट्रिगर करता है, वो शट डाउन कर देता है। बोला अरे ये तो फैमिलियर इवेंट है ना। उदाहरण से समझते हैं, आपके घर पे डोरबेल बजती है और एक स्ट्रेंजर खड़ा है, आप क्या करेंगे? आने देंगे? नहीं पूछेंगे कौन है, क्या कौन है? कहते हैं जी मैं ऐसे ही बस आया हूँ मिलने के लिए, नहीं घुसने देंगे। दूसरी सिचुएशन, घर की डोरबेल बजती है, आप गेट खोलते हैं, आपका कोई रिलेटिव है, हाँ बैठो बैठो बैठो, चाय पानी लो, चाय पानी लो। आप चाय पानी लेने गए, वो आपके बेडरूम में अलमारी खोलने लगा, आप क्या करेंगे? अब थोड़ा अजीब लगे, क्या बोलेंगे? क्या कर रहे हो भाई? भाई क्या कर रहा है? घर में घुसने की तो परमिशन है, लेकिन अलमारी खोलने की नहीं है। वो सिर्फ कुछ ही लोगों को है। कहने का मतलब क्या है, हमारा दिमाग भी उसी घर की तरह है, वो उसी इंफॉर्मेशन को आने देगा जो फैमिलियर है। जो फैमिलियर नहीं है वो क्या कहेगा, गेट मत खोल, चौकीदार बैठा है आपकी टॉर्च लेकर दिमाग के। अच्छा पहले सुनी हुई है, हाँ पहले 4 लोगों ने बोला तो ये बात, हाँ सही है चलाने दे। तो फियर का भी यही सीन है, जब कोई ऐसा इवेंट ब्रेन के सामने आता है जो फैमिलियर नहीं है, तो चौकीदार अरे उठ जा उठ जा, कुछ अलग ऐसा आ रहा है, नया आ रहा है, अटेंटिव हो जा। लेकिन आप जब 4 बार कर चुके हो, 5 बार कर चुके हो, बोलेंगे अरे बेटा सेफ है। पहली बार आप स्काई डाइविंग करो, आपकी फटके हाथ में आ जाएगी, कितने भी 30 मार खाओ आप। लेकिन जब दूसरी तीसरी बार करोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कितनी बार आपने ऐसा देखा है, जब किसी मेले के अंदर वो बड़े वाले झूले, आपने ना वो हुआ स्काई डाइविंग का ना, मेरे दिमाग में आया, आपने बोला उसको भी कुछ बोलते हैं टेलीपैथी हुआ। मैं स्काई डाइविंग बोलने वाला था, वैसे तुमने डायरेक्टली वैसी स्काई डाइविंग का एग्जांपल दिया। अच्छा आपने कभी ये देखा है कि जब मेले में जाते हैं बड़े से झूले होते हैं,
ठीक है, जैसे सिंगापुर में हम लोग गए, वहाँ पे बहुत अमेजिंग वो थे, राइड्स थी। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत खतरनाक राइड्स होती हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो, हाँ, यूनिवर्सल स्टूडियो, कि यार मैं नहीं कर अपना रहा। वाइब मैच हो गया यार। हाँ, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, लेकिन समवन पुश यू एंड आप बैठ जाते हो। बैठते हो, साला डर दूर हो जाता है। आप कहते हो ब्रेन को तो मिल गया ना कि ऑल इज वेल, कुछ नहीं होगा, फियर हटा इसको। फिर कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, बोलते वंस मोर, एक बार और करते हैं यार। कहाँ से वो दूसरी टाइम का गट आपके अंदर आ गया? क्यों? क्योंकि ब्रेन का जो प्रिडिक्शन में डेंजर था वो उसको समझ में आया नहीं है, इसलिए फियर मोड उसने ख़त्म किया और आपने उसको दोबारा ट्राई किया। तो फियर को ओवरकम करने का सबसे बेस्टेस्ट तरीका है कि उस इवेंट को लेकर ब्रेन को फैमिलियर करो, आइदर इन द रियलिटी और इन द इमेजिनेशन। ट्रू, एंड इमेजिनेशन में करना इजियर है, ईजियर है, चीपर है, चीपर है, फास्टर है। फास्टर है, ईजियर है, राइट। तो आप उसको टैकल कर सकते हैं फियर को। अमेजिंग अमेजिंग। नहीं, आई थिंक मैंने कहीं तो ये चीज़ पढ़ी थी, सुनी थी। बच्चा जब पैदा होता है तो सिर्फ दो फियर के साथ पैदा होता है, एक फियर ऑफ फॉलिंग और एक और फियर था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। बाकी सारे फियर्स हम पैदा करते हैं बाद में सीखते हैं। जैसे कि अगर एक, आपने एक शायद वीडियो देखा, पता नहीं, मैंने देखा था। एक बाप था, उसने अपनी बच्ची को छोटा सी छिपकली दी हाथ में और उसको पेट करना सिखा रहा था। तो बच्ची बिना डरे उसको आराम से पेट करी, तो कितना क्यूट लिजर्ड है। बट अभी हम सब की जो मेमोरीज पड़ी हुई है लिजर्ड को लेके, वो चिल्लाने भागने वाली पड़ी हुई है, तो हम डरते हैं उससे। तो वो वीडियो के थ्रू भी वही बता रहा था कि सब फियर्स हम सीखते हैं तो अच्छी बात ये है कि फियर को हम टैकल कर सकते हैं। जैसे जो आपने टेक्निक बताई, रिवाइंड टेक्निक, या फिर हम अपने विजुअलाइज करके हम जो भी हमने सीखा हुआ है उसको भी चेंज किया जा सकता है। और वो सारे फियर्स ख़त्म करेंगे तो और अच्छा ही है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आगे आगे बढ़ सके। तो ये बहुत क्योंकि फियर ही कई बार मैंने नोटिस किया रोकता है हमें हर चीज़ करने के लिए, कहीं ना कहीं फियर रोकता है। फियर अच्छा भी है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बट अभी हम ऑब्वियसली 10,000 साल पुरानी जगह पे नहीं रहे जहाँ पे हमेशा टाइगर या लायन हमारे आसपास घूम रहे हैं जो हमारी जान को खतरा है। आजकल के जो फियर्स है वो बहुत छोटे हो चुके हैं और छोटी चीज़ों को हम बड़ा बना लेते हैं ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें करके। तो वो नोटिस करना और उसको ख़त्म करना अच्छा तरीका है, उसका हम करना चाहिए और हमने फियर से रिलेटेड बात करी, पैसे से रिलेटेड बात करी। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताएंगे कुछ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने यूज़ किया, आपने उसका पावर नोटिस किया एनएलपी में पैसे कमाने के लिए या फिर लाइफ में रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, तो वो और उसको कैसे किया? पर्सनल तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मैंने लाइफ में जो चाहा मेरे को सब मिला। ठीक है, आज इस पॉडकास्ट पे हम बैठे हैं, ठीक है, आपसे मुलाकात हुई, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। ठीक है, अभी मैं कल भी 2 पॉडकास्ट किए, आज भी किए, आगे भी लाइंड अप हैं। तो मेरे साथ अक्सर पता है क्या होता है, अभी एक इवेंट के अंदर था मैं और समहाउ एक व्यक्ति मेरे से टकरा गए, 10 मिनट की बात हुई, हमारा शेड्यूल फिक्स हो गया और हमने एक पॉडकास्ट शूट कर लिया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके ज़िंदगी में ऐसे लोग खुद ब खुद आने लग जाएंगे जो लोग आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए मददगार साबित होंगे। जब आप सही लाइफ के अंदर थॉट प्रोसेस में आप हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित होने लगेंगी जो आपने प्लान ही नहीं करी होंगी इन अ पॉजिटिव वे। उदाहरण से बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं पॉडकास्ट पे पहले जाता नहीं था, ठीक है, ऐसी किसी का आया, मैंने कहा चल मैं होके आता हूँ पॉडकास्ट पे। ठीक है, फिर मैं पहले गया पॉडकास्ट पे और उसमें ऐसी मैंने कोई लाइन बोली, जो जिसका पॉडकास्ट था उन्होंने उसमें से कोई क्लिप काट के मेरे को कोलैब रिक्वेस्ट भेजी। मैंने ट्रैवलिंग पे था, मैंने देखा भी नहीं, रिक्वेस्ट आई थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली। 4-5 महीने पहले की बात है। वो एक क्लिप 10 मिलियन व्यूज़ गई। वी नेवर थॉट कि इतना वो वायरल जा सकता है। ठीक है, और उस रील से जो मिक्स करके बनती हैं वो लगभग इतनी बनी कि 50 मिलियन व्यूज़ गए होंगे उसके। अच्छा, राइट। तो आपके पॉजिटिव वे में जो आपने नहीं भी सोचा वो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें घटना शुरू हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे मिलना शुरू हो जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप सही सही थॉट प्रोसेस से सही एनवायरनमेंट में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आप कंप्लेंट करते हैं, शिकायतें करते हैं, ब्लेम करते हैं, सिंपैथी लेते हैं, अगर आप लो इमोशंस के अंदर ऑपरेट करते हैं, बुराइयां करते हैं किसी की, तो फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह आपके लिए काम नहीं करने वाले हैं।
राइट। तो मैंने तो जीवन में जो भी गोल लिया मैंने अचीव किया, हर एक चीज़ मैंने अचीव करी है। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सही इमोशंस के साथ उस चीज़ को विजुलाइज करें। अब थोड़ा सा रैपिड फायर कर लेते हैं, लेट्स थोड़ा सा पेस बढ़ाते हैं और फिर वापस से एक रैपिड सेक्शन फायर में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। हाँ रैपिड फायर में बहुत कमज़ोर हूँ। चलेगा, जैसे जैसे जाएगा देखते हैं। एक बिलीफ जो 10 साल पहले रखते थे लेकिन अब उस पर हंसते हो। जितनी चादरें पैर उतने फैलाने चाहिए। आपकी लाइफ की सबसे चेंजिंग बेस्ट बुक, लाइफ चेंजिंग बुक। द सीक्रेट। एक हैबिट जो आपको लगता है सबको अडॉप्ट करनी चाहिए ही चाहिए। ग्रेटिट्यूड। एक हैबिट जो आपने रिसेंटली छोड़ी। मीठा खाने की। सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया ऐप कौन सा है मोबाइल में? टिक टिक। टिक टिक। टिक टिक इज़ अ कैलेंडर ऐप जो उसमें एक कैलेंडर होता है, उसमें आप रिमाइंडर वगैरह सेट कर सकते हैं। आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट ईयर। सबसे ज़्यादा मैं वो यूज़ करता हूँ। अच्छा, मतलब वो डे टू डे टास्क के लिए, उसके लिए होती है। प्रोडक्टिविटी ये सब चीज़ के लिए अच्छी है, फोकस रखने के लिए। अगर कोई एक सुपर पावर मिल जाए तो वो कौन सी होगी? अगर कोई एक सुपर पावर मिल जाए वो कौन सी होगी? कौन सी चाहिए? एक सुपर पावर चाहिए अगर तो कौन सा चाहिए? सोने का जो टाइम होता है ना, ये ख़त्म हो जाए। मतलब 24 घंटे में कर सकूँ। जागना। मैं 24 घंटे अपने पॉडकास्ट कर सकूँ, 24 घंटे में अपना जो काम मेरा कर सकूं। पैशन है मैं उसको कर सकूँ। कई बार मेरे को लगता है दिन छोटा पड़ जाता है, साला फिर रात हो गई। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो टाइम को रोकने की है, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं ना? हाँ, ये शरीर की एक लिमिट है। मेडिटेशन करते टाइम कोई फनी डिस्ट्रैक्शन हुआ कभी? मेरी बेटी हाँ। गेट को आके नॉक करने लगती है, हाँ। पापा क्या कर रहे हो, पापा क्या कर रहे हो। एक बॉलीवुड या हॉलीवुड डायलॉग जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती है। अगर एक दिन के लिए किसी और की लाइफ जीने का मौका मिले तो किसकी लाइफ चूज़ करोगे? मैं अपनी वाइफ की लाइफ चूज़ करूँगा। मैं देखना, मतलब फील करना चाहता हूँ उसकी लाइफ में कितनी मेहनत है, कितना वो प्राइस टैग पे करती है। क्योंकि जो आपके लाइफ पार्टनर है ना, उसके शूज़ में जिस दिन आप शूज़ रख कर देखने की कोशिश करोगे, आपको पता चलेगा कि वो लोग कितना प्राइस टैग पे करते हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए। मैंने एक NLP की टेक्निक करी थी इससे रिलेटेड ही। वो 3 सीट वाली एक एक्सरसाइज थी जिसमें आप सामने वाले के शूज़ में जाके विजुअलाइज करके महसूस करते हो। कई बार मैंने अपने कम्युनिटी वाले में करवाई भी थी, तो कई लोगों के आंसू निकल गए थे। वेरी वेरी पावरफुल। कोई गाना जो आप हमेशा इंस्टेंटली सुनते हो और मूड ऊपर हो ही जाता है, लिफ्ट? ऑल्दो आई एम नॉट सो मच म्यूज़िक गाय, मेरे को तो जो पसंद आता है मैं लगा लेता हूँ। लेकिन जो थोड़े से होते हैं ना पैट्रियाटिक जो सॉन्ग होते हैं, देशभक्ति वाले जो सॉन्ग होते हैं, वो अच्छे लगते हैं। जैसे कि तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, या इस तरीके के सॉन्ग अच्छे लगते हैं। कोई एक टेक्निक जो सबसे ज़्यादा आपके लिए काम करती है? NLP की चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की? मेरे लिए ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत काम करती है। कोई एक इंस्टेंट लाइफ की स्टोरी किसी की जो बहुत इंस्पायर करी? खुद की स्टोरी मुझे इंस्पायर करती है। मैं भी मतलब मेरी स्टोरी भी इंस्पायरिंग है, तो मैं अपनी स्टोरी से इंस्पायर हो लेता हूँ। एक काम करिए, अब है ना, रैपिड फायर इसी से ख़त्म करते हैं। अपनी स्टोरी थोड़ी सी बता दीजिए लोगों को ताकि इंस्पिरेशन मिले। स्टोरी ये है कि कॉलेज में पढ़ाई करने आए 2010 में, और मेरे फादर जो थे फार्मर थे, तो बहुत ज़्यादा कोई इनकम सोर्स नहीं था। तो लोन लिया पढ़ाई के लिए, पढ़ाई करते करते मतलब था कि कुछ करना है लाइफ के अंदर जैसा आपका था। तो ट्रेनिंग से इंट्रोड्यूस हुए, ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू करना पड़ा। 2010 में मुझे मौका मिला बुक्स पढ़ने का, जैसे कि आप पढ़ते हैं तो यू कैन विन हो गई, शिव खेड़ा की रिच डैड पुअर डैड। और एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ लाइक, उस समय पर अगर आपको ये किताबें मिल जाएं जो करिकुलम से बिल्कुल ही अलग होती हैं, मतलब स्कूल में तो ये कभी जिक्र ही नहीं किया होता ना लाइफ के बारे में, तो वहाँ पर जब ये सब चीज़ें 21 साल 20 साल की एज में मिलना शुरू हुई तो माइंड एकदम खुलने लगा। ठीक है, फिर 10 सीक्रेट बुक पढ़ी तो दिमाग ही खुल गया, भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या। फिर द मैजिक, फिर उसके अलग अलग जो सीरीज़ बुक हैं, मतलब मैं दीवाना था उस बुक के लिए। मुझे याद है आगरा के रेलवे स्टेशन से मैंने वो ख़रीदी थी किताब, फिर मेरे फ्रेंड ने मांग ली, फिर वापस नहीं करी। ठीक है, मेरी ज़्यादातर किताबें मेरे दोस्त ने ले ली, मांग कर कभी वापस ही नहीं करी। पढ़ते भी नहीं थे। फिर मैंने रूल बनाया वापस नहीं करनी, मुझे कलेक्शन करना है।
अपनी किताबों का। तो जैसे आपके पास कलेक्शन है, आई हैव टू दी सेम कलेक्शन विद मी टू ऑल्सो, राइट। तो फिर वो ट्रेनिंग अटेंड करना, दूर दूर तक जाते थे अटेंड करने। पहले ऑनलाइन तो होता नहीं था, यूट्यूब तो होता नहीं था, आपने शुरू किया यूट्यूब के, आपकी भी शायद कुछ वीडियोस मैंने उस समय पे देखी। आपका चैनल भी काफ़ी पुराना है, 8-10 साल नौ पुराना है ना? 10 साल हो गए। हाँ हाँ, तो उस समय पे मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, वो एनिमेटेड फॉर्म में आपकी आती थी, तो वो देखी हैं मैंने। तो उस समय पे ये हुआ, फिर ट्रेनिंग को लेना शुरू किया। तो मुझे याद है पहली बार सेशन लिया, फिर उसके चार्ज करना शुरू कर दिए, पैसे लेना शुरू कर दिए। तो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। पैसे मिलने लगे, सेशंस लिए, बड़े बड़े सेशन लिए, 800 लोगों का सेशन लिया, 1000 लोगों का सेशन लिया फिजिकल, 4000 लोगों का, 3000 लोगों का, 30,000 लोगों का फिजिकल इंदिरा गांधी में। 30,000 लोग? हाँ, 30,000 लोगों हाईएस्ट का, 30,000 लोग हाईएस्ट का तीस होएगा हज़ार फिर। का। कब लिए थे एक वाले? ही ऑडिटोरियम है एशिया में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जो 30,000 लोगों को होल्ड कर सकता है। ये लिया होगा 2018-19 के आसपास। कौन सी चीज़ के ऊपर था ये वर्ड? ये जो सेल्स साइकोलॉजी होती है उसके ऊपर था पूरा, मार्केटिंग सेल्स के ऊपर पूरा सेशन था। 30,000 फिजिकल इवेंट करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो कैसे किया था ये? अरे अलग ही एक्सपीरियंस था। पहले वो ऐसे ही नहीं हुआ, पहले जाके उस एम्प्टी स्टेडियम को विजुलाइज किया था, खाली स्टेडियम को जाकर एक दिन खड़े होंगे, माइक लेंगे। तो लेकिन जब रियलिटी के अंदर स्टेज पर गए, ओ माय गॉड, फील अलग ही आया होगा। बहुत ही अमेजिंग फील था। मतलब ऐसा था कि स्टेज से ऑडियंस में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इतना बड़ा था, ऐसा लगता आप अपने आप से बात कर रहे हो बस, क्योंकि ऑडियंस इतनी दूर थी, इतनी दूर थी कि आप किसी को देख ही नहीं पा रहे थे, और आपको बस अपनी आवाज़ ही सुनाई दे रही थी स्टेज पे, आपको लग रहा था आप अपने आप से बात कर रहे हो। तो वो फीलिंग बहुत ही अमेजिंग थी। बट उसके भी तो बहुत मेहनत लगी होगी, हाँ 30,000 लोगों को लाना। बहुत तो मेहनत। आपने पार्टनरशिप्स बहुत सारे किए थे? हाँ बहुत सारी पार्टनरशिप थी, एसोसिएट्स थे अलग अलग, एक कम्युनिटी थी। तो वो बिल्डअप हुई, फिर कोविड आया, चीज़ें बदल गई, टेक्नोलॉजी आ गई, यूपीआई आ गया, ऑनलाइन पेमेंट आ गए, जूम आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो चीज़ें बहुत सरल हो गई करना। तो अब उतनी मेहनत नहीं लगती, अब तो आप 5,000 का वेबिनार यूं ही कर देंगे। आज हम हर 15 दिन के अंदर 5,000 का वेबिनार कर लेते हैं। तो उस समय पे 5,000 लोगों को इकट्ठा करना, इट वॉज अ रियली डिफिकल्ट टास्क। सही बात। फिजिकल इवेंट अपने आप में बहुत बड़ी बहुत बात है। इतने उस जगह पर इतने होटल्स होने चाहिए ना रात को स्टे करने के लिए, 5,000 लोग को अकोमोडेट कर सकें। फिर इतनी सारी एनओसीज लेनी पड़ती हैं, पुलिस की एनओसी, इसकी एनओसी, फाइब्रेट की एनओसी, इतने लाइसेंस, ये लाइसेंस, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपकी है। 30,000 लोग में कुछ भी हो सकता है, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, कुछ भी हो सकता है ना 30,000 लोग के इवेंट में। तो इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वाला काम। तो वो सारी चीज़ें हुई। अमेजिंग अमेजिंग। लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है? वही रहा है या सब क्या है आपके लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस? सबसे बेस्ट चीज़ जिसके ऊपर प्राउड फील करते हो कि यार ये है। जैसे मेरे लिए मेरा सीकेंड चैनल है, या फिर अभी मैं जो 21 डेज चैलेंज कर रहा हूँ उसके लिए मैं रियली प्राउड हूँ। ऐसा कुछ है आपके पास? या फिर कुछ पोजीशन भी हो सकता है, जैसे मैं चौल में रहता था, मैंने घर ले लिया, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड वाली चीज़ थी। ऐसा कुछ? प्राउड बस इसी बात पे है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। पहले मैं इसको एज अ वीकनेस इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर मानता था कि यार मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छा लाइक बोलते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, अमन नाम था उसका, इज़ अ वेरी गुड मिमिक्री आर्टिस्ट। मतलब कहता था साला टैलेंट दिया है भगवान ने इसके अंदर, ये तो कुछ करेगा लाइफ में, ठीक है। एक मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा डांस करता था, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग टैलेंट थे। मैं अपने आप को देखता था, मैंने कहा मेरे अंदर क्या टैलेंट है। तो ढूंढने से मुझे कुछ निकल के नहीं आता था कि तेरे अंदर कोई टैलेंट भी है। तो मेरे अंदर मुझे एक चीज़ नजर आई कि मेरे अंदर एक टैलेंट है, और वो है हार्ड वर्क। कि मेरे को आप कोई टास्क दे दो कि ये तेरे को सीखना है, मैं उसको सीख कर दिखा दूंगा और उसको करके दिखा दूंगा। तो मेरे को एक चीज़ पर प्राउड होता है कि मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते आप, मेरे से ज़्यादा आप मेहनत नहीं कर सकते, मेरे से ज़्यादा आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, मेरे से ज़्यादा फोकस नहीं रह सकते। मतलब इस चीज़ पे मैं अपनी क्वालिटी पर प्राउड आई करता थिंक हूँ। ये अपने आप में एक सुपर पावर है। हाँ आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में तो ये हाँ मैं बोलूँगा खुला कि ये सुपर पावर है, अगर आप फोकस करके काम कर सकते हो। क्योंकि टैलेंट तो बहुत सी चीज़ों का हो सकता है, लेकिन अगर आप उसमें काम ही नहीं कर सकते हो, जो कि लोग नहीं करते हैं, तो ये तो अपने आप में एक सुपर पावर है, आपका स्ट्रेंथ है। मेरा स्ट्रेंथ है। अमेजिंग अमेजिंग। भाई हमारा एक लास्ट सेक्शन होता है रैपिड फायर के बाद भी हम करते हैं कोर 4। मैंने आपको बताया ना 4 चीज़ पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को मेरे एंगल से हैप्पीनेस सबके लिए अलग होती है, मेरे लिए आप इसको स्पिरिचुअलिटी भी जोड़ सकते हो, ऊपर वाले से अपना कनेक्शन। तो इन सब के ऊपर एक एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप बताना सबसे बेस्ट पीस ऑफ हेल्थ की एडवाइस जो आपने कभी सुनी या मिली आपको।
योर बॉडी इज हेल्दी व्हेन इट इज मूविंग एंड योर माइंड इज हेल्दी व्हेन इट इज स्टिल. अमेजिंग, वेरी नाइस वन. बट द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट. अच्छा. आज की तारीख में आप देखो ना, योर बॉडी इज स्टिल नाउ, माइंड इज मूविंग. माइंड इज और यही सारा बेड़ा गर्क हो रहा है मुझे ऐसा लगता है. सारी ओवर थिंकिंग, एंशियसनेस, सब कुछ. घबराहट, मूव ही नहीं कर रहे लोग पड़े हुए इधर ही पे जैसे पॉडकास्ट देख रहे हो. भाई थोड़ा चलते चलते पॉडकास्ट देख लो सच में, क्योंकि दिमाग काम कर रहा है, बदन काम नहीं कर रहा. ये बहुत बहुत बेस्ट है. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ की एडवाइस जो मैंने भी सुनी है. अच्छा, वर्स्ट पीस ऑफ हेल्थ एडवाइस जो आपने सुनी है? एक ऐसी कोई रील थी, उसको मैं देख रहा था, पता नहीं बहुत फेमस कोई शायर हैं, वो कह रहे थे कि मगरमच्छ पड़ा रहता है तो हजारों साल जीता है, घोड़ा इतना भागता है 6-7 साल जीता है. अच्छा, तो पड़े रहना बोल रहा था. हाँ, तो मुझे ये बड़ा फनी सा लगा. राइट. मूविंग ऑन, वेल्थ से रिलेटेड सबसे बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या आपने सुनी है? इफ़ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस यू कैन नॉट कंट्रोल योर फ्लो ऑफ मनी. अगर आप अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने पैसे के फ्लो को भी कंट्रोल नहीं कर सकते. ट्रू. खुशी में पैसे ज़्यादा बांट देना, गुस्से में ज़्यादा बेड़ा गर्क कर देना. ले उड़ा दिया तेरे ऊपर. इसलिए ना ज़्यादा इमोशंस में ज़्यादा, जब बहुत बहुत खुश रहते हो, एक कहावत है, बहुत ज़्यादा जब खुश रहते हो तो किसी से वादा मत करो, बहुत ज़्यादा दुखी हो और सैड हो तो कोई डिसीजन मत लो, क्योंकि एक्सट्रीम में कुछ ना कुछ खराब हो गई. वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो किसी ने पैसे से रिलेटेड दी है? पैसे पेड़ पर नहीं उगते. थर्ड, फिर आते हैं रिलेशनशिप में बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो फील करी है या सुनी है? बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस इन द रिलेशनशिप. हालांकि एडवाइस तो मुझे किसी ने रिलेशनशिप में दी नहीं, और रिलेशनशिप को अगर मतलब रिलेशनशिप के लिए कोई लाइन आप बोलो, निभा सको तभी शुरू करना, ना निभा सको तो मत शुरू करना. मतलब मैं इस फिलॉसफी पे चलता हूँ कि अगर निभा सकते हो तो शुरू करो रिश्ते को, निभा नहीं सकते तो दाना मत डालो. दिक्कत ये होती है कि मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज मिल नहीं रही, तो नैनो मिली तो चलो नैनो ही रख लो कुछ दिन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो दिक्कत है एक्चुअली में. लास्ट, हैप्पीनेस में कोई बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आप क्या दोगे? अगर मन से संतुष्टि नहीं है, मन से अगर खुशी नहीं है, या आपका अंदर का मन खुश नहीं है, तो बाहरी मन कभी खुश नहीं हो सकता. तो आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना, खुद की संतुष्टि होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरों के लिए कभी ज़िंदगी मत जियो कि दूसरों के लिए करना है. गाड़ी खरीदनी क्यों? दूसरे ने खरीदी है ना, इसलिए. दूसरों को दिखाना ना कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए. आजकल क्यों इंसान, खुशी की डेफिनेशन ही गलत है लोगों की ज़िंदगी में. रियल ऑथेंटिक हैप्पीनेस तो बची ही नहीं आज की तारीख में. खुशी का मतलब आपके सेंसेस के माध्यम से मिला हुआ अनुभव नहीं है. खुशी की परिभाषा ही अलग होती है, जो लोग अक्सर कभी समझ ही नहीं पाए. क्यों लेनी है जी थार गाड़ी? थार से चलेंगे ना तो थोड़ा दबदबा दिखेगा ना. क्यों लेनी है जी फॉर्च्यूनर? दिखेगा ना. क्यों लेना है जी आईफोन? दिखाना है ना. तो इसलिए कुछ मत करिए कि दूसरों को दिखाना है, इसलिए करिए क्योंकि खुद को अच्छा लगना चाहिए बस. वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गलत है, जिसके कारण सारी प्रॉब्लम की जड़ है. अब ली थी उसको दिखाने के लिए, उसने तो कुछ बोला तक नहीं, उसने तारीफ तक नहीं करी. अब इस बात से डिप्रेस है कि उसने तो कुछ तारीफ ही नहीं करी. ये बहुत सही एडवाइस है, स्पेशली अगर आपको एक लीडर बनना है तो. अगर लीडर्स में ना ये क्वालिटी देखी जाती है, वो लोग अपने मन की ज़्यादा सुनते हैं बाहर से. क्योंकि बाहर का सुनते रहोगे तो आप कभी यहाँ रहोगे, कभी वहाँ रहोगे, कभी कुछ करोगे, कभी कुछ करोगे. आई थिंक फोमो और ये सारी चीज़ें हो रही है, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम जो बहुत फैले हुए हैं ना, ये होता ही इसलिए बिकॉज हम लोग बहुत बाहर देख रहे हैं, हम अंदर झाँक के नहीं खुद महसूस कर रहे कि हमें क्या चाहिए, व्हाट इज़ रियली वर्थ टू मी, मुझे क्यों चाहिए फ़ोन. आपका वाई क्लियर होना चाहिए. डिवाइन पर्पस क्लियर होना चाहिए. हाँ, पर्पस तो इतना बड़ा वर्ड है, उस पर पूरा एक पॉडकास्ट कर सकते हैं. बट आई थिंक दिस इज़ वेरी पावरफुल. हैप्पीनेस खुद से पूछो, खुद से बात करो. पॉडकास्ट खत्म हो गया, एक काम करना, आराम से 5 मिनट के लिए बैठ जाना और सोचना कि इस पॉडकास्ट से क्या सीखने मिला, कौन सी बातें आपके लिए रेलेवेंट है.
दूसरों के लिए नहीं, शायद आपके लिए क्या रेलेवेंट है सोचना। सबसे बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस, सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी इस पूरे पॉडकास्ट में? कोई एक बात। हमने तो वैसे 1000 बात करी, हंड्रेड्स ऑफ लेसन्स डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन मुझे पता है एक चीज़ मैंने नोटिस करी, सब बातें आप अप्लाई भी कर नहीं पाओगे। कोई एक दो बात पकड़ लेना और उस बातों को ज़िंदगी भर अप्लाई करना, क्योंकि एक थीम हमने भी इस पॉडकास्ट में ही किया कि कंसिस्टेंट रहना है। मैक्सिमम लोग क्या ट्राई करें कि मुझे 100 किक्स और पंचेस सीखने मिल जाए, बट ब्रूसली क्या बोलते हैं, एक पंच को 100 बार 1000 बार करो, आई फियर दैट पर्सन। वैसे इंसान बनो, कंसिस्टेंट रहो। सर का सुपर पावर भी वही है, आप भी अपना सुपर पावर उसको ज़रूर बनाओ। और बताओ आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, चैट कमेंट करके बताना अगर आपके कोई और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू सो भाई। मच। हिमांशु भाई, मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी इंटरेस्टिंग, इन डेप्थ और काफ़ी आराम से। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो वाइब एकदम एक स्लो वाला, अच्छा वाला मज़ा आया, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो मच।